हालांकि जब प्रोटैगनिस्ट इंजर्ड लोगों को देखता है, उसे रियलाइज होता है कि वे अब जिंदा नहीं है। कुछ पलों बाद मैटोहॉक द्वारा बनाई गई वॉल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और एम हॉक पूरी तरह डिफीटेड हो जाता है, इस प्रोसेस में अपनी लाइफ खोते हुए। जिस स्टैच्यू ने मोहैक की लाइफ ली, वो अपनी सोर्ड प्रोटैगनिस्ट की तरफ उठाती है, उसे एक ड्यूअल के लिए चैलेंज करते हुए। इस सिचुएशन में कॉर्नर्ड वो नीचे देखता है और वो रिंग स्पॉट करता है जो वो पहने था। उस इंस्टेंट स्टैच्यू उस पर अटैक करती है, लेकिन वो डॉज करने में कामयाब होता है और आदमी की रिंग पकड़ लेता है। जैसे वो भागता है, वो अपनी उंगली में रिंग डालता है, ये सोचते हुए कि ये जिंदा बाहर निकलने का उसका इकलौता चांस है। वो फिर रिंग को अवेकन होने का कमांड देता है, एनर्जी का एक छोटा एक्सप्लोजन कॉज करते हुए, जो उसे मारने की कोशिश कर रही स्टैच्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस मोमेंट डंजन बॉस शॉक्ड है, सोचते हुए कि यह किस तरह की पावर हो सकती है। रिंग पहनने से इसके इस्तेमाल की सारी कंडीशंस पूरी हो गई, प्रेडेशन को अनसील करते हुए। इसके अलावा उसके एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स 10-10 से बढ़ जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट फिर अपने माना से एक सिग्निफिकेंट मात्रा में डिस्ट्रक्शन अनलीश करता है, अपने एनिमीज को दूर फेंकते हुए। हालांकि लड़ते हुए उसे रियलाइज होता है कि प्रेडेशन को पूरी तरह डिवाउर करने में एवरेज 10 सेकंड्स लगते हैं, तो उसे पता है कि वो सिर्फ इस एबिलिटी पर रिलाय नहीं कर सकता। वो अब तक अक्यूमुलेट किए सारे एट्रीब्यूट्स और गैदर की सारी स्किल्स इस्तेमाल करने का फैसला करता है, तभी वो इस डंजन से जिंदा एस्केप कर पाएगा। इस मोमेंट उसे एनर्जी रेडिएट करता एक मैसिव स्पीयर दिखता है और वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है, लेकिन डंजन बॉस के एक ही जेस्चर से सारी स्टैच्यूज प्रोटैगनिस्ट पर स्पीयर्स फेंकती है। बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ वो सारे स्पीयर्स और उस पर अटैक कर रही स्टैच्यूज को डॉज करने में कामयाब होता है। फिर खुद को डंजन बॉस के आमने सामने पाता है और ऑब्वियसली कुछ करने की कोशिश करता है। हालांकि बॉस एक एबिलिटी इस्तेमाल करता है प्रोटैगनिस्ट को दूर लॉन्च करने के लिए। वह फिर कहता है कि भले ही प्रोटैगनिस्ट काफी स्ट्रांग था, वह उसकी लिमिट थी। इसके साथ प्रोटैगनिस्ट उसकी स्ट्रेंथ से पूरी तरह ओवरपावर्ड हो जाता है। अपनी स्वॉर्ड और पैरों से प्रोटैगनिस्ट को दबाते हुए बॉस कहता है कि अभी भी एक आखिरी चीज है जो वह पूछना चाहता है। वह फिर पूछता है कि उन्हें ये पावर किसने दी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट एगनी और पेन में चिल्लाना शुरू कर देता है। उस मोमेंट उसका प्लेयर सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि एक मिस्टीरियस पावर नाइट किंग के रोर को रेजिस्ट कर रही है और इस रेजिस्टेंस का हिस्सा सक्सीड हो चुका है। डंजन बॉस फिर मेंशन करता है कि उसे पहले से पता था कि प्रोटैगनिस्ट नॉर्मल ह्यूमंस के विपरीत उसकी लैंग्वेज समझ सकता है। वह फिर से इस पावर के नेचर के बारे में पूछता है। इस मोमेंट सीन थोड़ा चेंज होता है और प्रोटैगनिस्ट के सामने लंबे हॉर्न्स और 4 आर्म्स वाले एक मॉन्स्टर का मैसिव फिगर प्रकट होता है। अपनी तरफ देखते हुए प्रोटैगनिस्ट अपने गिरे हुए ग्रुप मेंबर्स की बॉडीज नोटिस करता है। उसके पीछे डंजन बॉस खड़ा था। इसी बीच वह सोचता है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा। वह सोचना शुरू करता है कि आखिर प्रेडेशन नाम की ये एबिलिटी क्या है और वह एक मियर ह्यूमन मॉन्स्टर्स की लैंग्वेजेस समझना कैसे शुरू कर दिया। उसे रियलाइज होता है कि वह सब कुछ के बारे में पूरी तरह इग्नोरेंट रहा है, सिर्फ ये पावर और एक चांस पा लेने के अलावा, और फिर भी उसके लिए कुछ भी बदला नहीं लगता। उस मोमेंट बॉस एक डेंजरस फेटल अटैक लॉन्च करता है। इतने डेंजर का सामना करते हुए भी किम सोचता है कि किंग ने उसे ये पावर क्यों दी। वह फिर एक वॉइस सुनता है जो कहती है कि वजह उसे पहले ही बताई जा चुकी है। एक लाइट के नीचे बिना कपड़ों वाला एक आदमी प्रकट होता है और कहता है कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह किम के डिटर्मिनेशन और टेनेसिटी से मूव्ड हुआ था। आदमी ने उसे यह भी बताया कि उसका मतलब चेंज करना नहीं बल्कि सिर्फ आगे बढ़ना था। ऐसा लगता है ये सब एक ड्रीम था। हालांकि जब किम ने अपनी आंखें खोली, वे रेडन थी और उसके चेहरे पर एंगर का एक्सप्रेशन था।
डंजन बॉस ये देखकर कमेंट करता है कि प्रोटैगनिस्ट के पास उसे जवाब देने की कोई स्ट्रेंथ नहीं बची लगती। वो फिर किम को एक पैथेटिक ह्यूमन बुलाता है और डिक्लेयर करता है कि ये उसका एंड होगा, फाइनल ब्लो देने की तैयारी करते हुए। लेकिन इससे पहले कि अटैक लैंड होता, प्रोटैगनिस्ट एक स्ट्रेंज पावर इस्तेमाल करके रिएक्ट करने में कामयाब होता है, जो एक इंस्टेंट में कई स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रोटैगनिस्ट के रिस्पांस को देखकर बॉस एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि क्या किम अपनी करंट कंडीशन में इस एबिलिटी के साथ फ्रेंजी में जाने की कोशिश कर रहा है। उस मोमेंट किम अपना माना एक एक करके बढ़ाना शुरू करता है। फाइट से पूरी तरह थ्रिल्ड, बॉस डिक्लेयर करता है कि किम का फाइनल एफर्ट देखना एक्सीलेंट है और वो उसे बिल्कुल आखिर तक एंटरटेन करेगा। बॉस फिर प्रोटैगनिस्ट पर एक स्ट्राइक के साथ चार्ज करता है, अपनी स्वॉर्ड को ट्रमेंडस फोर्स के साथ माना एग्ज्यूट करवाते हुए। ये सोचते हुए कि उसने प्रोटैगनिस्ट को स्ट्राइक कर दिया, बॉस को रियलाइज होता है कि पावरफुल अटैक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि किम ने इसे आसानी से रोक दिया। किम फिर पूछता है कि क्या बॉस को इस पावर की ट्रू नेचर के बारे में क्यूरियस है। जैसे बॉस ज्यादा जानने की अपनी इच्छा एक्सप्रेस करता है, प्रोटैगनिस्ट उसे खुद पता लगाने को कहता है। जैसे उसकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ती है, किम का सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो अभी रैंक बी में एडवांस हो गया है। किम फिर इतना पावरफुल ब्लो देता है कि बॉस उड़ जाता है। इसके बाद किम ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के साथ बाकी स्टैचूज को हराता रहता है। ये रियलाइज करते हुए कि वो डिफीट के करीब है, बॉस सवाल करता है कि किम जैसा एक इंफीरियर ह्यूमन ये सब अचीव करने की हिम्मत कैसे करता है। बॉस प्रोटैगनिस्ट को ट्रैप करने के लिए एक एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरी तरह फेल हो जाती है। इस मोमेंट प्रोटैगनिस्ट डिक्लेयर करता है कि उसकी पावर किसी ह्यूमन की नहीं है, ये किंग की पावर है। आखिरकार किम एक क्रशिंग अटैक लॉन्च करता है जिसे बॉस शायद सरवाइव नहीं करेगा। इस विक्ट्री के साथ उसका सिस्टम उसे फिर नोटिफाई करता है कि उसने एक नई एबिलिटी अक्वायर की है। रजिस्टर की गई एबिलिटी का नाम स्पिरिट ऑफ द नाइट किंग था। कुछ पलों बाद कई हंटर्स पोर्टल के सामने इसे एनालाइज करने के लिए जमा होते हैं। प्लेयर पार्क फिर एक वुमन से पूछता है कि पोर्टल की मैजिकल रीडिंग क्या है। वो जवाब देती है कि ये एक एस रैंक पोर्टल है। वो जोड़ती है कि एक इवैक्यूएशन ऑर्डर पहले ही इशू हो चुका है, लेकिन डंजन के अंदर की डिस्टॉर्शन विथड्रॉल में डिलेज कॉज कर रही है। उसे यकीन नहीं कि डंजन ब्रेक होने से पहले एक सपोर्ट स्क्वाड पहुंचेगा या नहीं। प्लेयर पार्क अपने आप से सोचता है कि इस रेट पर डंजन के अंदर सब डूम्ड है। इस तरह वो फैसला करता है कि उसे उनकी सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए अकेले इंटरवीन करना होगा। पोर्टल फिर एक और भी बड़ी एनर्जी एमिनेट करना शुरू करता है, उन्हें ये मानने पर मजबूर करते हुए कि डंजन ब्रेक पहले ही हो रहा है। सेफ्टी के लिए प्लेयर पार्क सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहने को कहता है। हालांकि पोर्टल के अंदर से सिर्फ प्रोटैगनिस्ट निकलता है। किम कहता है कि ये क्लोज था, लेकिन वो डंजन से वापस आने में कामयाब हो गया। प्रोटैगनिस्ट की बदौलत डंजन इंसिडेंट रिजॉल्व हो गया और टेस्ट पार्टिसिपेंट्स बिना सिग्निफिकेंट इश्यूज के इवैक्यूएट करने में कामयाब रहे। इस राउंड के रिजल्ट्स पहले तय की गई इवैल्यूएशंस के आधार पर डिसाइड किए गए, सेकेंड राउंड के एग्जाम से पहले की। इसके अलावा कॉर्प्सेस को रिकवर किया गया और मरने वालों के फैमिलीज को इंटैक्ट लौटाया गया। ये फैसला लिया गया कि अपोकलिप्स डंजन किसने क्लियर किया ये रिवील ना किया जाए। कुछ पलों बाद डायरेक्टर दो हंटर से बात करता है, एक पार्क है और दूसरा अनआइडेंटिफाइड, ये मेंशन करते हुए कि उन्हें कॉरपोरेशन से रिटेलिएशन एंड्योर करना पड़ेगा। हालांकि अगर वे सच बताते तो साफ था कि प्रोटैगनिस्ट प्रेस और विलेंस का टारगेट बन जाएगा। इन शब्दों के साथ दोनों प्लेयर्स सिचुएशन समझ जाते हैं और डायरेक्टर उनकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए थैंक्स कहता है। वो फिर पूछता है कि उन्हें उस प्रोटैगनिस्ट के बारे में क्या लगा जिसने एस रैंक अपोकलिप्स डंजन क्लियर किया। जवाब में प्लेयर पार्क कहता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट ने अकेले एक एस रैंक अपोकलिप्स डंजन क्लियर किया तो वो कम से कम एक एस रैंक प्लेयर के लेवल का होना चाहिए।
हालांकि दूसरा प्लेयर कहता है कि चूंकि उसकी करंट रैंक एस रैंक से कम है, उसकी ट्रू पावर एस्टिमेट करना मुश्किल है। ये सुनकर डायरेक्टर पूछता है उनका मतलब क्या है इन शब्दों से, और दोनों प्लेयर्स ग्लांसेस एक्सचेंज करना शुरू करते हैं। उस मोमेंट उनमें से एक जवाब देता है कि इस बात का हाई चांस है कि वो नेशनल पावर के लेवल पर है। वापस प्रोटैगनिस्ट पर, वो खुद को एक पूरी तरह रेड स्काई वाली जगह में पाता है, कई एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ। इस सीन में रहते हुए वो सोचता है कि वो एबिस में कैसे पहुंच गया। कुछ पलों बाद किंग ऊपर आसमान में प्रकट होता है। उसके प्रकट होने पर मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही मोशन से वो उन सबको डस्ट में बदल देता है। किंग फिर डिक्लेयर करता है कि वो प्रोटैगनिस्ट का अबिस के सबसे डीप कॉर्नर्स में इंतजार करेगा। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट एक हॉस्पिटल बेड में उठता है, जहां उसे एस रैंक डंजन में लगी सारी इंजरीज की वजह से एडमिट किया गया था। उठते ही वो सोचता है कि क्या ये एक ड्रीम था, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये ड्रीम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रीम होने के लिए बहुत रियल लगा। वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि किंग का मतलब क्या था उसका इंतजार करने से। उसे अपनी प्रेडेशन एबिलिटी नोटिस होती है, एक ऐसी स्किल जिसके बारे में एस रैंक मॉन्स्टर्स भी अवेयर हैं, साथ ही मॉन्स्टर लैंग्वेज की उसकी अंडरस्टैंडिंग भी। ये उसे और भी ज्यादा क्वेश्चंस के साथ छोड़ देता है। वो कंक्लूड करता है कि स्ट्रॉन्गर बनना और अबिस जाना ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। इसके बाद वो अपनी प्लेयर स्टैटिस्टिक्स चेक करता है और उन्हें बिल्कुल वैसा ही पाता है जैसा उसे शक था। उसके पास डेथ नाइट्स का एक लॉर्ड था, लेकिन वो वाकई रैंक बी में एडवांस हो चुका है, और इन एट्रीब्यूट्स के साथ वो नाइट किंग की स्पिरिट में एक एस रैंक प्लेयर को राइवल कर सकता है। आखिरकार उसे यकीन है कि प्रेडेशन वही स्किल है जिसने उसे कभी ओवरवेलमिंग फोर्स से कुचल दिया था। ग्रोथ की इस पेस पर नेशनल पावर के लेवल तक पहुंचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके हॉस्पिटल रूम के दरवाजों से लगता है जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि गार्ड्स उन्हें थ्रू नहीं आने देते, विजिटर को कंप्लेन करने पर मजबूर करते हुए कि ये आउटरेजस है कि वे उसे एक बीमार इंसान से मिलने नहीं दे रहे। एसोसिएशन की प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो इस बिहेवियर को ट्रूली विकेड बुलाती है। वो दरवाजे से होकर आती है, प्रोटैगनिस्ट से पूछते हुए कि क्या वो उससे अग्री नहीं करता। नीचे देखते हुए उसे नोटिस होता है कि जिन्होंने भी उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की वे सब पूरी तरह अनकॉन्शियस हैं। से ये पूछने के बाद कि क्या वह उससे अग्री करता है, वह सरप्राइजिंगली उसे डियर बुलाती है। कुछ पलों बाद एक कार के अंदर एक यंग मैन गिल्ड मास्टर को सजेस्ट करता है कि यह बेहतर होगा अगर वह ड्राइव करे इसके बजाय। हालांकि वुमन जवाब देती है कि यह जरूरी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट उसका गेस्ट है और उसे यह हैंडल करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि वॉन्डरर्स की गिल्ड मास्टर 4 ग्रेट गिल्ड्स में से एक उससे क्या चाहती है। वुमन जवाब देती है कि वह बस उसे उसके हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद घर ले जा रही है, जबकि उस इंसान को चेकआउट भी कर रही है जो अपोकलिप्स से सरवाइव हुआ। इस पर किम सार्कास्टिकली रिमार्क करता है कि अगर उसकी वजह इतनी ट्रिवियल थी तो उसे कम से कम एक ज्यादा प्लॉजिबल लाई सोचनी चाहिए थी। वुमन हंसती है और मानती है कि वह काफी क्लेवर है। वह फिर पूछती है कि क्या उसे पता है थर्ड राउंड में क्या होगा। लेयर टेस्ट में थर्ड राउंड एक सर्वाइवल गेम होगा, पहले राउंड जैसा। इस टाइम आउटसाइडर्स ऑडियंस के हिस्से के तौर पर देख पाएंगे। इसकी वजह से उसकी एबिलिटीज पब्लिक के सामने पूरी तरह एक्सपोज्ड हो जाएंगी। सारी गिल्ड्स बिना शक उस लो रैंक अवेकन के लिए वाई करना शुरू करेंगी जिसने एक एस रैंक डंजन क्लियर किया। गिल्ड मास्टर पूछती है कि क्या वह उससे एक ऑफर दे सकती है जिसे वह रिफ्यूज ना कर पाए इससे पहले कि ऐसा हो। चाहे वह पैसा हो या फेम, वह उसे कुछ भी देने को तैयार है जो वह चाहे वॉन्डरर्स गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। इस रिक्वेस्ट के बाद कार पूरी साइलेंस में गिर जाती है।
एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर बनाते हुए। ऑफर पर सोचने के बाद प्रोटैगनिस्ट बस मना कर देता है, भले ही ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। बोना को इस रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी और वह शॉक में रह जाती है। कुछ पलों बाद प्रोटैगनिस्ट बाकी दोनों के साथ गिल्ड मास्टर और एक यंग मैन एक एली में रुकते हैं। प्रोटैगनिस्ट उन्हें राइड के लिए थैंक करता है, लेकिन कहता है कि वह बाकी रास्ता वॉक करेगा। गिल्ड मास्टर जवाब में पूछती है कि उसने ऑफर क्यों रिफ्यूज किया और क्या उसने उसका प्रपोजल सुना भी था। आखिरकार चाहे वह पैसा हो या कुछ और जो वह चाहे, वह उसके लिए यह पॉसिबल बनाने को तैयार थी। वह फिर पूछती है कि क्या उसने इसलिए मना किया क्योंकि उसे किसी और गिल्ड से ऑफर मिली, या क्या उसने गलती से कुछ मिसअंडरस्टैंड किया। किम जवाब देता है, ये कहते हुए कि उसे गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके पास मना करने की कोई स्पेसिफिक वजह नहीं थी। उसके पास कोई और गिल्ड या कंडीशंस नहीं थी। और फिर पूछता है कि क्या वॉन्डरर्स गिल्ड सच में इतनी स्पेशल है। आखिरकार उसने कहा कि उसने बस इसलिए मना किया क्योंकि वह नहीं चाहता था, और इसके साथ उसने अनाउंस किया कि वह जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह एली की सीढ़ियां उतरता है, इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाए, वुमन उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसका मुंह ढक देती है। एक इंटिमिडेटिंग ऑरा के साथ वह पूछती है कि उसका डील क्या है। वो बताती है कि वह अभी प्लेयर के तौर पर शुरुआत ही कर रहा है और उसने बिना किसी स्पेसिफिक वजह के 4 मेजर गिल्ड्स में से एक को रिजेक्ट करने की हिम्मत की, जो उसे समझ नहीं आता। यह फैक्ट कि उसने प्लेयर बनने पर अपना सरनेम बदल दिया था, वह कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होना चाहिए था। अपने हाथ प्रोटैगनिस्ट की गर्दन के इर्द गिर्द रखते हुए वह पूछती है कि उसने उसकी प्रेजेंस में इस तरह का नॉनसेंस बोलने की हिम्मत कैसे की, और क्या उसके कुछ स्क्रूज मिसिंग है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि यह उसी ने शुरू किया था। उस मोमेंट उसका असिस्टेंट उसे नोटिफाई करता है कि एक मिस्टीरियस फोर्स ने अमेज़न की स्पिरिट को सक्सेसफुली रेजिस्ट किया है। किम फिर उसकी आर्म पकड़ता है और अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। एक बार फिर उसका असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि वह नाइट किंग की स्पिरिट इस्तेमाल करके सक्सेसफुली काउंटर करने में कामयाब हुआ। सिर्फ अपनी एनर्जी से वह वुमेन को पीछे उड़ा देता है। स्टन्ड, वह सोचती है कि वह किस तरह की पावर दिखा रहा है। किम अपने आप से सोचता है कि जैसे एक एस रैंक प्लेयर की पावर्स रेजिस्ट करना काफी नहीं था, उसने उन्हें रिवर्स भी कर दिया। वह फिर सीढ़ियां चढ़ता है उसकी तरफ, उसे वॉल के खिलाफ पिन करते हुए। उसे घूरते हुए वह उसे वार्न करता है कि वह लाइन क्रॉस ना करे, और एक पल के लिए वुमेन थोड़ा ब्लश करती है। उसका असिस्टेंट ऑकवर्ड महसूस करते हुए सोचता है कि क्या किम ने वाकई वे शब्द कहे। रा सकता है ये यंग मैन प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटीज में पूरी तरह कॉन्फिडेंट ग्वांग जे यंग है, उसका कजिन और प्रोटैगनिस्ट के फैन क्लब का प्रेसिडेंट भी। थोड़ी देर बाद एक वुमेन जिसने स्टैंड्स में उन्हें ओवरहियर किया सोचती है कि उसे इस बार एक हेडलाइन लैंड करने की जरूरत है। उसका नाम किम गीजा है, SSY इकोनॉमिक्स के लिए काम करने वाली एक रुकी रिपोर्टर, और वह फायर्ड होने के कगार पर है। एक पल के लिए वह अपना लास्ट इंटरव्यू याद करती है जो डिस्कार्ड कर दिया गया था क्योंकि वह एक लो रैंकिंग अवेकेंड के साथ था। वह इस पॉसिबिलिटी पर भी विचार करती है कि प्रोटैगनिस्ट टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो गया हो, और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ उसे पता है कि अगर उसे एक अच्छा इंटरव्यू नहीं मिला तो वो अपनी जॉब खो सकती है। उस मोमेंट स्टैंड्स में एक और यंग मैन वुमन से पूछता है कि क्या एटमॉस्फेयर थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लग रहा। आदमी की बातें सुनकर जर्नलिस्ट नोटिस करती है कि अनगिनत हाई रैंकिंग अवेकन वेटरन्स और यहां तक कि ली गिल्सन, प्लेयर टेस्ट के लिए एक प्रॉमिसिंग ए रैंक्ड कैंडिडेट, सब एक ही इंसान को घूर रहे हैं। यह उसे सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या वे सब प्रोटैगनिस्ट को टारगेट करने के लिए टीम अप करने की प्लान बना रहे हैं और प्रोटैगनिस्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है। थोड़ी देर बाद प्लेयर टेस्ट के थर्ड राउंड की शुरुआत अनाउंस की जाती है। ऑडियंस को इम्पैक्ट से सावधान रहने को कहा जाता है देखते हुए। फिर होस्ट टेस्ट की शुरुआत डिक्लेयर करता है। ग्रुप अपने एन्चेंटमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू करता है। वे बॉय की तरफ चार्ज करते हैं, कहते हुए कि उन्हें उसे तुरंत खत्म करना होगा। वे क्लेम करते हैं कि उसने अकेले फर्स्ट राउंड से 2 एस रैंक्स को हराया है। इसकी वजह से अगर वे उसे पहले एलिमिनेट नहीं करते तो वो शायद उन सबको हरा देगा। इसके तुरंत बाद यंग मैन अटैक्स के बीच प्रकट होता है, हर एक को एक पंच देते हुए। एक एक्सप्लोजन होता है और कई लोग अनकॉन्शियस गिर जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट जवाब में सब कुछ साइलेंस में ऑब्जर्व करता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ स्ट्रेंज नोटिस होता है, जैसे एक स्पेल उसे हिट करता है। कंफ्यूज्ड बॉय पूछता है वो क्या था। एक अननोन आदमी कमेंट करता है कि भले ही उसने 2 एस रैंक्स को हराया हो, अपना गार्ड नीचा रखना एक मिस्टेक थी। इस वजह से वो टेस्ट का विनर होगा। हालांकि कुछ सेकंड्स के भीतर प्रोटैगनिस्ट ली को हरा देता है। नतीजे में उसे सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। कोल्डली बॉय अगले इंसान से उस पर अटैक करने को कहता है। पूरा ग्रुप बॉय को टारगेट करना शुरू करता है, यह मानते हुए कि सस्टेन्ड अटैक्स आखिरकार उसे थका देंगे। थोड़ी देर बाद किम ग्रुप की तरफ अपनी अंगुली पॉइंट करता है और नाइट किंग की स्पिरिट को समन करता है। एक इंटेंस लाइट प्रकट होती है और बॉय के ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर मटीरियलाइज होता है। मॉन्स्टर सबको आसपास ऑब्जर्व करता है, जैसे उनमें से कुछ कोलैप्स होना शुरू होते हैं। ये सिचुएशन देखकर बाकी ग्रुप्स एक्सट्रीमली डेस्परेट हो जाते हैं। स्टैंड्स में लोग सब कुछ साइलेंस में देखते हैं। एक बॉय कमेंट करता है कि उसे सेंटर में वो एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। सीन ऊपर शिफ्ट होता है, जमीन पर कई बॉडीज दिखाते हुए। कटम जवाब में रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि उसने आखिरकार इसे खत्म कर दिया है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है करने के लिए। थोड़ी देर बाद ब्लू हेयर वाली एक लड़की सीन पर प्रकट होती है। वो पिछले बॉय के अटैक से इंजर्ड लगती है। किम पूछता है कि लिन का इरादा क्या है, क्योंकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो इस पॉइंट पर टेस्ट से विड्रॉ करती है। वो अभी भी फर्स्ट राउंड रिपीट करने का चुनाव कर सकती है। लिन फिर अपनी आइस मैजिक कास्ट करना शुरू करती है, अरीना के चारों तरफ एक जायंट स्फीयर बनाते हुए। नतीजे में वो प्रोटैगनिस्ट को इसके अंदर ट्रैप कर देती है। लिन कमेंट करती है कि किम को अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो पहले हुआ वो नहीं होगा। एक कोल्ड स्टेयर के साथ किम पूछता है कि क्या वो वाकई इस बारे में श्योर है। बैटल के दौरान कुछ समय गुजरता है और लड़की आखिरकार डिफीटेड हो जाती है, अनकॉन्शियस जमीन पर कोलैप्स होते हुए। प्रोटैगनिस्ट रिमार्क करता है कि ये उससे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसके डिमीनर के बावजूद वो अभी भी सबसे चैलेंजिंग अपोनेंट थी। होस्ट फिर अनाउंस करता है कि इसके साथ प्लेयर टेस्ट्स कंक्लूड हो चुके हैं और प्रोटैगनिस्ट टेस्ट्स का हाईएस्ट क्वालिफायर है। थोड़ी देर बाद सीन प्रेसिडेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जो बॉय को रिवॉर्ड्स प्रेजेंट कर रहा है। वो उसे एक एस रैंक्ड प्लेयर बनने की बधाई देता है। इसके अलावा उसे उम्मीद नहीं थी कि वो थर्ड राउंड को सिंगल हैंडेडली खत्म कर देगा। किम कहता है कि यह सब बस लक था। ये सुनकर आदमी साइलेंट रह जाता है। वो फिर बॉय को फिर से बुलाता है, पूछते हुए कि क्या वो इस साउथ कोरियन प्लेयर एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेगा। किम ये सुनकर बहुत सरप्राइज्ड है कि वो क्या चाहता है। किम रिफ्लेक्ट करता है कि कितना कुछ बदल गया है, जैसे उसके जैसा एक स्लीपर एक एस रैंक बन गया और यहां तक कि टेस्ट का हाईएस्ट क्वालिफायर भी। उसे एक ऑफर भी मिला, सिर्फ एक लीडर से नहीं बल्कि सबसे ग्रेट गिल्ड्स में से एक से, जो न्यू कोरिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन भी है।
इस वजह से जितना ज्यादा वो सोचता है कि वो इस दुनिया को समझता है, उतना ही कम उसे पता है कि आगे क्या हो सकता है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसा था जो वो करना चाहता था। नतीजे में वो आखिरकार ऑफर रिफ्यूज कर देता है, ये मानते हुए कि एसोसिएशन की 4 मेजर गिल्ड्स का मेंबर होने के बजाय अकेले काम करना बेहतर है। इस वजह से वो उस आदमी की हेल्प ना कर पाने के लिए माफी मांगना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट की बात सुनकर आदमी सरप्राइज था। वो दिल खोलकर हंसना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किम ग्रेट गिल्ड्स या एसोसिएशन के बजाय अकेले बेहतर होने का क्लेम करेगा। इसने दिखाया कि यंग मैन के पास सच में हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है। इसकी वजह से आदमी सजेस्ट करता है कि उसे एसोसिएशन ज्वाइन करने के बजाय कुछ और ट्राई करना चाहिए। वो पूछता है कि क्या किम को एशियन एग्जीबिशन गेम्स में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट हो सकता है। थोड़ी देर बाद सीन प्रोटैगनिस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जो एक डंजन के अंदर कई मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ है। हालांकि वे सब आसानी से हरा दिए जाते हैं। किम को रिलीफ महसूस होता है कि एक और डंजन क्लियर हो गया। वो फिर याद करता है कि आदमी ने एशियन एग्जीबिशन गेम्स के बारे में क्या कहा था। यह एक फेस्टिवल था जहां हर एशियन कंट्री के एसोसिएशंस या गिल्ड्स 5 रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते थे। ये रिप्रेजेंटेटिव्स मॉन्स्टर्स हंट करते और एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करते। हालांकि चुने जाने के लिए किसी को अचीवमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता था, जो उनके हराए गए मॉन्स्टर्स को दिखाए। एक फ्लैशबैक प्रकट होता है, आदमी को यह कहते हुए दिखाते हुए कि प्रोटैगनिस्ट की पेस को देखते हुए उसे यकीन है कि यह उसके लिए एक ग्रेट ऑप्शन होगा। किम सोचता है कि बात करना आसान था क्योंकि वो अभी अभी प्लेयर बना था। दूसरों ने जो मेरिट लेवल सालों में बनाया था, उस तक पहुंचने के लिए उसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग डंजन्स में मॉन्स्टर्स हंट करने होंगे। फिर भी पिछले महीने कोरिया में प्रकट हुए सारे डंजन्स क्लियर करने के बावजूद ना सिर्फ वो सिग्निफिकेंट मेरिट अक्यूमुलेट करने में नाकाम रहा, वह उतना ग्रो भी नहीं हुआ जितनी उसने उम्मीद की थी। जैसा एक्सपेक्टेड था, यह सब एक्सट्रीमली डेंजरस था। फिर भी उस जगह जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर सीन एक मैंशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां एक ग्लास स्लो मोशन में गिरता लगता है। उसी समय एक आदमी किसी के द्वारा स्ट्रैंगल किया जाता दिखता है। आदमी प्रेसिडेंट से काम डाउन होने की भीख मांगता है। एनरेज्ड आदमी चिल्लाता है कि हेयर डेस्सू अभी भी हॉस्पिटल में है, और जबकि कल्प्रिट ने वह किया, वो उस मोमेंट फ्री घूम रहा है। वह पूछता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उसे काम कैसे रहना चाहिए। कुछ पलों बाद आदमी फर्श पर अनकॉन्शियस गिर जाता है। उस इंस्टेंट एक लड़की प्रकट होती है, ये कहते हुए कि मैलिशियस गिल्ड से एक विजिटर है। आदमी सवाल करता है कि उसने उन्हें दिए इतने पैसों के बावजूद वे प्रोटैगनिस्ट से अभी तक क्यों नहीं निपटे। वो डिक्लेयर करता है कि वह इसे खुद हैंडल करेगा, लेकिन वह स्टार्टर हो जाता है जब दरवाजे के चारों तरफ एक इंटिमिडेटिंग ऑरा फैलता है। एक अननोन आदमी प्रकट होता है, अपने बेटे के लिए माफी मांगते हुए, लेकिन इंसिस्ट करते हुए कि काम रहना बेहतर है। वह पूछता है कि क्या टेसा का गोल सच में उस किड पर टाइम वेस्ट करना है। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए आदमी कहता है कि वह मैलिशियस गिल्ड का वाइस मास्टर है। उसे शैडो के नाम से जाना जाता है। सीन फिर एक पोर्टल की तरफ शिफ्ट होता है, किसी और लोकेशन में। इसी बीच कोई उसमें से निकलता लगता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसे बुलाता है, जैसे वह एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है। आदमी उसे एक रैंक्ड प्लेयर की तरह एड्रेस करता है और कहता है कि एल्केमिस्ट्स ऑप्शन में असिस्ट करने के लिए रेडी है। वह खुद को पार्क की तरह इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उससे मिलना एक ऑनर है। वह पूछता है कि क्या उसे प्रोटैगनिस्ट का ऑटोग्राफ मिल सकता है, क्योंकि थर्ड टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस सेंसेशनल था। पार्क एक्सप्लेन करता है कि यह एशिया का सबसे प्रेस्टिजियस ऑक्शन डिस्ट्रिक्ट है। इसमें एशिया के सबसे बड़े और मैग्निफिसेंट ऑक्शंस होते हैं, अनपैरेलल्ड क्वालिटी आइटम्स ऑफर करते हुए। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन एबिलिटीज जैसी फीचर्स भी सपोर्ट करता है।
अपनी कई क्वालिटीज में से ईस्ट पॉइंट कई वजहों से स्टैंड आउट करता है। हालांकि जो चीज सच में सबका अटेंशन खींचती थी और इसकी पिनिकल मानी जाती थी, वो इसकी सिक्योरिटी थी। बॉडीगार्ड्स जैसे ऑक्शंस में मौजूद वाले हमेशा एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। हालांकि टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स लगातार बदलते रहते थे और ऑथराइजेशन के बिना उस एरिया तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। इसकी वजह से दशकों से कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हुए थे। सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम का टाइटल अच्छी तरह ऑब्जर्व किया गया। हालांकि उसी दिन वहां एक एस रैंक विलन द्वारा एक टेररिस्ट अटैक होने वाला था। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसर प्रोक्लेम करता है कि आखिरकार वह मोमेंट आ चुका है। ऑक्शन का सबसे कवेटेड प्राइज अभी अवार्ड होने वाला था। ये एक पोशन था जो सिर्फ एक सिप से किसी की हेल्थ को 20 पॉइंट्स बढ़ा सकता था। इसी बीच कौन ऊपर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था? ये प्रोटैगनिस्ट था, ये सोचते हुए कि अब उसे बस टेररिस्ट का इंतजार करना है। एक एस रैंक विलन को मारने से उसे ज्यादा मेरिट अक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा। हालांकि इंफॉर्मेशन की कमी अभी भी एक सिग्निफिकेंट इशू थी। रिग्रेशन से पहले उसे बस इतना पता था कि ईस्ट पॉइंट ने ब्रूटल लॉसेस झेले थे और टेररिस्ट अटैक का हेड नरेंद्रा नाम का एक एस रैंक विलन था। इस वजह से वो जानना चाहता था कि उस आदमी को किसने रोका था। उस मोमेंट सिक्योरिटी गार्ड प्रकट होता है। किम जवाब में पूछता है कि उस लोकेशन पर सिक्योरिटी का इंचार्ज कौन था। सिक्योरिटी गार्ड सवाल करता है कि वो क्यों जानना चाहता है और प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि ये बस क्यूरियोसिटी से है। उस मोमेंट अनाउंसर फिर से बोलना शुरू करता है। वो मेंशन करता है कि उस लोकेशन पर कई एस रैंक प्लेयर्स मौजूद हैं और वे एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं जहां वे आखिरकार प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं। एक अननोन आदमी पूछता है कि क्या शायद उसका नाम किम है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो आदमी जापान से एक एस रैंक प्लेयर है और उस लोकेशन पर सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल चीफ है। इस वजह से किम को उसके आसपास एक्सट्रीमली कॉशियस रहना चाहिए। गार्ड एक्सप्लेन करता है कि वो प्लेयर्स के बीच डीमन के नाम से जाना जाता है, अपने ही पार्टनर्स को धोखा देने के लिए नोटोरियस जब ये उसे सूट करे। बॉय को ग्रीट करते हुए आदमी कहता है कि उसने सुना कि किम न्यू कोरिया से एक अनप्रेसिडेंटेड जीनियस है। इस वजह से उसे उस लोकेशन पर बॉय से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए किम सरप्राइज्ड है क्योंकि आदमी उसे अपने बाएं हाथ से ग्रीट कर रहा है। तुरंत बाद किम उसी तरह हैंडशेक रिटर्न करता है। हालांकि जैसे उनके हाथ टच होते हैं उसे कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। आदमी सरप्राइज्ड है और कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि किम ने वो एंड्योर किया। इस वजह से किम को सच में एक एस रैंक प्लेयर होना चाहिए। उस इंस्टेंट कुछ स्ट्रेंज होता है। उनके आसपास के लोग जमीन पर कोलैप्स होना शुरू करते हैं। किम सोचता है कि अगर वे वहां लड़ते सिविलियंस आखिरकार इन्वॉल्व्ड हो सकते थे। आदमी कमेंट करता है कि लगता है वो उस रुकी के साथ थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया जो अभी अभी एस रैंक बना है। थोड़ी देर बाद वो प्रोटैगनिस्ट का हाथ रिलीज करता है और उसके करीब कदम बढ़ाता है। वो कहता है कि सारे एस रैंक्स एक जैसे नहीं होते और भले ही उसे ना पता हो कि किम वहां क्यों है, उसे कोई भी नॉनसेंस रोक देना चाहिए और अपनी जगह पर रहना चाहिए। जैसे वो दूर चलता है वो बॉय से बाकी ऑक्शन एंजॉय करने को कहता है। सब कुछ देखते हुए किम साइलेंट रहता है, ये सोचते हुए कि ये सिचुएशन उसके एक्सपेक्टेड से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सीन फिर एक और बिल्डिंग की तरफ कट होता है। लोगों का एक ग्रुप एक और ग्रुप की तरफ बढ़ता दिखता है। कोई पूछता है कि ये लोग कौन हैं और वे अंदर कैसे पहुंचे। एक ओल्डर आदमी जवाब देता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे अंदर कैसे आए, क्योंकि बिल्डिंग में सिर्फ एक पोर्टल कंट्रोल रूम है और अगर वे उस एरिया तक पहुंच गए हैं तो उनका टारगेट एलिमिनेट किया जाना है।
वो जोड़ता है कि ये टास्क उस पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि एक ए रैंक प्लेयर इसे आसानी से हैंडल कर सकता है। समय गुजरता है। सीन एक मॉन्स्टर की तरफ शिफ्ट होता है जो कई लोगों को हरा रहा है। ओल्डर आदमी भी डिफीट हो चुका लगता है और एक अननोन आदमी उसे एक मेनेसिंग गेज से ऑब्जर्व करता है। थोड़ी देर बाद और लोग पहुंचते हैं और एक आदमी कमेंट करता है कि ऑक्शन में एक सेटबैक हुआ। वो मेंशन करता है कि कोरिया से एस रैंक प्लेयर उस लोकेशन पर मौजूद है और पूछता है कि क्या किया जाना चाहिए। नीरो सोचता है कि क्या वो आदमी सच में सोचता है कि वो जो चाहे कर सकता है, यहां तक कि उसके वहां होने पर भी। इस वजह से कोई भी उसके डिवाइन जजमेंट से नहीं बच पाएगा। सीन फिर एक और लोकेशन पर वापस कट होता है। उस मोमेंट बिल्डिंग एक्सप्लोड होती है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऑक्शन भी फ्लेम्स में घिर चुका है। ये रिवील होता है कि प्रोटैगनिस्ट भी उस लोकेशन पर है और एक्सप्लोजन उसे हिट करता लगता है। कुछ ही सेकंड्स में सारी बिल्डिंग्स आग में जलती दिखती हैं। सिक्योरिटी गार्ड पर वापस आते हुए वो पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ठीक है। वो कहता है कि उन्हें तुरंत इवैक्यूएट करना होगा। किम सोचता है कि ये समझ नहीं आता क्योंकि उसे पता था कि एक अटैक होगा, लेकिन उसे हर जगह एक्सप्लोजन्स की उम्मीद नहीं थी। इसकी वजह से वो सोचता है कि विलन्स ने कैसे इन्फिल्ट्रेट किया और बॉम्ब्स कैसे प्लांट किए गए। हालांकि वो इसे अलग रखने का फैसला करता है क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है। आगे देखते हुए उसे एक हथियार पकड़े और लोगों को हॉस्टेज बनाए एक आदमी दिखता है। आदमी थ्रेटन करता रहे कि जो भी रेजिस्ट करेगा उसे सेकेंड्स में सिर में बुलेट लगेगी। आदमी को प्रोटैगनिस्ट आसानी से हरा देता है। सिक्योरिटी गार्ड ये ऑब्जर्व करते हुए अस्टॉनिश्ड है। किम गार्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो एसोसिएशन को सिचुएशन के बारे में नोटिफाई करे और रीइंफोर्समेंट्स रिक्वेस्ट करे, क्योंकि वो पर्सनली इस केओस के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान के पीछे जाने वाला है। सीन फिर दूसरी लोकेशन पर वापस शिफ्ट होता है। एक आदमी कहता है कि ये ऑक्शन आइटम्स हैं, उनके जैसे थीव्स के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद अननोन आदमी सबको डिफीट करने का ऑर्डर देता है। एक बैटल होती है जिसमें कई लोग पहले ही मर चुके हैं। आदमी आखिरकार एक चेस्ट खोलता है। ऐसा लगता है उसे वो मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। ये पिछले ऑक्शन का एक आइटम निकलता है। आदमी सोचता है कि उसे समझ आता रहे कि नीरो उस पोशन के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है, यहां तक कि अपनी जान रिस्क करते हुए भी। बस देखकर कोई इमेंस पावर सेंस कर सकता था और इस वजह से वो इसे इस्तेमाल करने के केस के बारे में सोच रहा था। उसी मोमेंट एक और एक्सप्लोजन होता है। उसका एक साथी पीछे उड़ जाता है। आदमी दूसरी तरफ, उसे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। एक सबॉर्डिनेट ने मेंशन किया कि पास में एक एनिमी है। एक और सबॉर्डिनेट ने रिमार्क किया कि एनिमी की अपीयरेंस जानी पहचानी लगती है। हालांकि अगले इंस्टेंट में वो सबॉर्डिनेट डिफीट हो जाता है। फिर उसके सामने वाले बाकी दोनों का भी वही फेट होता है। आदमी सरप्राइज सोचता है कि एबिलिटी स्टेल्थ होनी चाहिए। फिर भी कुछ सेकंड्स के भीतर वो भी अटैक हो जाता है। फिर भी वो उसे नीचे लाने के लिए काफी नहीं था। नतीजे में उसने अपनी चेन एबिलिटी एक्टिवेट की, प्रोटैगनिस्ट को सक्सेसफुली उसके अंदर ट्रैप करते हुए। बॉय को इडियट बुलाते हुए वो पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो बस इनविजिबल होकर फ्रीली एक्ट कर सकता है। इसके लिए वो वहीं उसी मोमेंट मर जाएगा। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज रिमार्क करता है कि ये एबिलिटी इनविजिबल एनिमीज को भी ट्रैप कर सकती है। इसकी वजह से उसे लगता है कि इसे डिवाउर करना वर्थ हो सकता है। सीन फिर एक और लोकेशन पर शिफ्ट होता है। उस जगह के हॉस्टेजेस टेरिफाइड थे। उस एरिया में मॉन्स्टर्स की एक इनक्रेडिबल संख्या उन्हें देख रही थी। ये टेलीपोर्टेशन पोर्टल का कंट्रोल रूम था। सबके ऊपर नीरो डिक्लेयर करता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और इसके साथ सब उस गॉड के एग्जिस्टेंस से और भी ज्यादा डरेंगे। अब बस फीनिक्स पोशन बचा था और उस मोमेंट एक सबॉर्डिनेट प्रकट होता है। उसने पोशन के पीछे गए ग्रुप की न्यूज रिपोर्ट की। इस वजह से अभी भी एक इशू रिजॉल्व करना बाकी था।
एक सबॉर्डिनेट ने एक कम्युनिकेशन डिवाइस सौंपा। दूसरी तरफ किसी ने पूछा कि क्या वो जिससे बात कर रहा है वो नीरो है। नीरो लाइन की दूसरी तरफ पूछता है कि कौन बोल रहा है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो वही है जिसने नीरो का सामान चुराया। उसने जोड़ा कि अगर नीरो उन्हें वापस चाहता है तो उसे खुद पर्सनली आकर उन्हें लेना होगा। नीरो को एक पीस ऑफ ट्रैश टेररिस्ट बुलाते हुए उसने आदमी को पूरी तरह इनरेज छोड़ दिया। किम फिर पोशन पीता है और नतीजे में उसकी स्ट्रेंथ और मैजिक सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। उस मोमेंट उसने मेंशन किया कि सुना है पोशन यूनिक रैंक का था। कुछ सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गए थे, कुछ जो उसने पहले कभी किसी डंजन में एक्सपीरियंस नहीं किया था। और पोशन पीने से उसे अब ये चिंता नहीं करनी थी कि ये एनिमी हैंड्स में गिर जाए। कुछ पलों बाद लोगों का एक ग्रुप एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां कई प्लेयर्स पहले ही डिफीट हो चुके थे। उनमें से एक मेंशन करता है कि उसके लास्ट सिग्नल के मुताबिक एक और आदमी वहां होना चाहिए था, तो वो सोचता है कि क्या वो भाग गया होगा। सिक्योरिटी हेड हालांकि हंसता है और पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, ये बताते हुए कि जिस आदमी को वे ढूंढ रहे थे वो उनके सामने ही है। वो फिर प्रोटैगनिस्ट से छिपना बंद करने और खुद को रिवील करने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट प्रकट होता है, ये रिमार्क करते हुए कि ये स्ट्रेंज है क्योंकि उसकी इनविजिबिलिटी फ्लॉलेस होनी चाहिए थी। आदमी फिर पूछता है कि किम जैसा एस रैंक उस जगह पर क्यों होगा। किम जवाब में पूछता है कि क्या आदमी सिक्योरिटी का हेड नहीं है और क्या उसे टेररिस्ट को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर से हंसते हुए सिक्योरिटी हेड जवाब देता है कि वो एक स्पेशल आइटम के पीछे है। यह सुनकर किम हंसता है और कहता है कि उसे शक था कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार इतनी हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस के बावजूद किसी को बॉम्ब्स नहीं मिले। उसने ये भी नोटिस किया कि उन्होंने ईस्ट पॉइंट में इन्फिल्ट्रेट किया, एक ऐसी जगह जहां ऑथराइजेशन के बिना घुसना इम्पॉसिबल है। इस वजह से उसे एक ट्रेटर का शक था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सिक्योरिटी हेड खुद होगा। सिक्योरिटी हेड जवाब देता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट को इससे दूर रहने की वार्निंग दी थी, फिर उस पर लंच करता है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट आसानी से उसके अटैक को डिफेंड कर देता है। फाइट के दौरान आदमी डिमांड करता है कि किम आइटम सौंप दे। किम जवाब देता है कि अगर वो सच में एक विलन है तो उसे इसे फोर्स से लेने की कोशिश करनी चाहिए। बैटल डेब्री के हर जगह उड़ने के साथ इंटेंसिफाई होती है। फाइट से डरे हुए ऑब्जर्वर्स में से एक ग्रुप को बताता रहे कि ये दो एस रैंक्स के बीच एक बैटल है, तो उन्हें इंटरफेयर करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा रियल हाई सिक्योरिटी हेड डीमन के नाम से जाना जाता था और अगर वे केयरलेस हुए तो वे मर जाएंगे। फाइट के दौरान प्रोटैगनिस्ट को नोटिस होता है कि उसके विपरीत जो साउंड और इंट्यूशन पर रिलाय करता है, आदमी उसे उसकी टेक्निक्स के साथ भी देख सकता है। आखिरकार अपनी इनविजिबिलिटी के बावजूद किम को एक फेटल ब्लो लगता है। वह उनकी एबिलिटीज के इमेंस गैप के बारे में रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन डिवाउरिंग टेक्निक का सहारा लेने का अभी समय नहीं था। फिर वह एक एबिलिटी इस्तेमाल करता है जो उसके सारे एनिमीज को हवा में उठा देती है, जैसे ग्रेविटी मैजिक इस्तेमाल कर रहा हो। जब वे एक कंसिडरेबल हाइट तक पहुंचते हैं, वह उन्हें इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वापस नीचे पटकता है, उन्हें डेवस्टेटिंग डैमेज करते हुए। सबको जमीन पर फेंकने के बाद प्रोटैगनिस्ट सिक्योरिटी हेड के वेयरअबाउट्स ढूंढता है। हालांकि उसे बाकियों के बीच आदमी नहीं मिलता। शैडोज से एक वॉइस कमेंट करती है कि यह एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन एरिया अटैक्स के खिलाफ इनविजिबिलिटी बेकार है। ये जोड़ती है कि अगर वह उसे ढूंढना चाहता था तो उसे अपने सिर की भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी। उस मोमेंट सिक्योरिटी हेड प्रोटैगनिस्ट पर ओवरवेलमिंग फोर्स और एक रेडिएंट ऑरा के साथ चार्ज करता है। जो इंपैक्ट वह बनाता है वह ऐसा लगता है जैसे उसने प्रोटैगनिस्ट को हरा दिया हो। हालांकि जैसे वह प्रोटैगनिस्ट के ऊपर खड़ा होता है, उसे रियलाइज होता है कि चेन सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के चारों तरफ नहीं
बल्कि उसकी स्वॉर्ड के चारों तरफ भी लिपटी है। प्रोटैगनिस्ट कोल्डली रिमार्क करता है कि आखिरकार आदमी सच में एक फूल है। यह सिक्योरिटी हेड को अननर्व कर देता है, उसे रियलाइज करवाते हुए कि प्रोटैगनिस्ट की पिछली एबिलिटी उसे ढूंढने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे उसकी रीच से एस्केप करने से रोकने के लिए थी। अपनी चेन पावर्स इस्तेमाल करते हुए प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वह कहां जाने की सोच रहा है। वह फिर उस पर अपनी चेन्स फेंकता है, उसे वापस खींचते हुए और उसे एक इनक्रेडिबली पावरफुल पंच से स्ट्राइक करते हुए। इसके साथ सिक्योरिटी हेड और उसके हेंचमैन पूरी तरह प्रोटैगनिस्ट के काबू में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद किम एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है, ये जानने के लिए कि एक एस रैंक प्लेयर पैसों के लिए क्रिमिनल क्यों बना। सिक्योरिटी हेड गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है, ये कहते हुए कि अगर किम का इंटरफेरेंस ना होता तो वो शायद अभी अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहा होता। प्रोटैगनिस्ट उसे एक एक्सट्रीमली पावरफुल किक चेहरे पर देकर इंटरप्ट करता है, उसे बताते हुए कि उसकी टंग एक पेटी क्रिमिनल के लिए बहुत लूज है। किक इतनी फोर्सफुल है कि यह सिक्योरिटी हेड को उड़ा देती है। किम फिर उसे नरेंद्र नायरो को एक मैसेज देने का इंस्ट्रक्ट करता है। उसे ये बताना होगा कि हर देश के एसोसिएशंस में सपोर्ट के रिक्वेस्ट्स पहले से ही फ्लड कर रहे होंगे। किम फिर पूछता है कि क्या उसे पता है कि रीइंफोर्समेंट्स पहुंचने के साथ वह और नरेंद्र नायरो दोनों अपने डाउनफॉल का सामना करेंगे। सिक्योरिटी हेड पूरी तरह डिफीटेड हंसना शुरू करता है। वो कहता है कि जैसा एक्सपेक्टेड था, प्रोटैगनिस्ट एक रूकी से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे बिल्कुल कुछ नहीं पता। ये शब्द प्रोटैगनिस्ट को पल भर के लिए स्टन्ड छोड़ देते हैं। सीन एक ओल्डर आदमी की तरफ शिफ्ट होता है, व्हाइट हेयर और शॉर्ट बियर्ड के साथ एक रूम की तरफ भागते हुए। पहुंचते ही वो पूछता है कि बिल्डिंग के ईस्टर्न विंग के लिए रीइंफोर्समेंट्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये आदमी सुसंग हुक है, एल्केमिस्ट्स का गिल्ड मास्टर, 4 मेजर एस रैंक गिल्ड्स में से एक। वो यह भी मेंशन करता है कि उसकी गिल्ड से बिलोंग करने वाले ऑक्शन आइटम्स के अलावा न्यू कोरिया से कई वीआईपीज हैं और इस रेट पर सब आखिरकार टेररिस्ट्स के हाथों में पड़ जाएंगे। रूम में मौजूद लोगों में से एक स्वांग हुक को काम रहने को कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही उन्हें टेररिस्ट अटैक के बारे में पता चला, उन्होंने एक सपोर्ट टीम ऑर्गेनाइज किया। पार्क संग जिन टीम लीड कर रहा है और वो एम्फसाइज करता है कि ये एक एलीट स्क्वाड है। सुसंग हुक फिर पूछता है कि वे अभी तक क्यों नहीं निकले और कहता है कि अगर ये पर्सनल या मटेरियल्स का इशू है तो उसकी गिल्ड इसे हैंडल कर सकती है। हालांकि आदमी एक्सप्लेन करता है कि प्रॉब्लम रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि लोकेशन तक पहुंचने का कोई तरीका ना होना है। इस पर सुसंग हुक पूछता है कि उसका मतलब क्या है और आदमी एक्सप्लेन करता है कि टेररिस्ट्स ने ईस्टर्न विंग में पोर्टल रूम का कंट्रोल ले लिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने सारे एक्सेस पोर्टल्स लॉक कर दिए हैं, लेकिन वो रीअश्योर करता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। आखिरकार साइट पर 2 एस रैंक प्लेयर्स हैं, किम ताइगुन जो अभी अभी एस रैंक बना है और टेररिस्ट्स की तरफ से सिर्फ नरेंद्र नू। जब तक पोर्टल फिर से रीएस्टैब्लिश नहीं हो जाता, दोनों प्लेयर्स सिचुएशन को हैंडल कर पाने चाहिए और शायद नरेंद्र नू को हरा भी सकते हैं। उस मोमेंट एक वुमन रूम में एंटर करती है। ये शब्द सुनकर वो जवाब देती है कि इस तरह का कॉन्फिडेंस तभी वैलिड हो सकता है अगर ओपोनेंट कोई ऑर्डिनरी एस रैंक हो। ये वुमन कोई और नहीं बल्कि यूए है, एक रिनाउंड प्लेयर। वापस प्रोटैगनिस्ट पर टेररिस्ट पूछता है कि क्या उसने कभी स्किल डीमंस पैक्ट के बारे में सुना है। किम हालांकि इस एबिलिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता लगता। टेररिस्ट एक्सप्लेन करता है कि यह नरेंद्र न्यू की सबसे टेरिफाइंग स्किल है। ये उसे ऑफरिंग सैक्रिफाइस करने देती है और उनकी क्वालिटी के आधार पर इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ के डीमंस समन करने देती है। क्यूरियस प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये ऑफरिंग्स किस तरह की हो सकती हैं। इस तरह टेररिस्ट पूछता है कि किम और क्या सैक्रिफाइस करेगा अगर लोग नहीं पो। इसी बीच यू और बाकी लोग नरेंद्र न्यू की एबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसकी एबिलिटीज के बारे में जानकर
रूम में मौजूद आदमी पूरी तरह शॉक्ड थे। आदमी मेंशन करता है कि कम से कम सैकड़ों हॉस्टेजेस नरेंद्र न्यू के हाथों में है। एक एल्डर जोड़ता है कि नाउ एस रैंक प्लेयर्स में सबसे पावरफुल लोगों में से एक के तौर पर जाना जाता था। अगर उसने सैक्रिफाइसेस के तौर पर सैकड़ों लोगों का इस्तेमाल करके डीमन समन किए तो ये एक मैसिव डिजास्टर होगा। उसी समय प्रोटैगनिस्ट सिक्योरिटी हेड को पीट रहा था। प्रोटैगनिस्ट से ब्लोज लेते हुए आदमी हंसना शुरू करता है, ये कहते हुए कि किम अब तक लकी रहा होगा, लेकिन नरेंद्र न्यू के खिलाफ उसका कोई चांस नहीं होगा। वो फिर पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट घुटने टेकेगा और अपनी लाइफ के लिए भीख मांगेगा हॉस्टेजेस को सैक्रिफाइस होते देखते हुए, या क्या वो बिना विक्ट्री के किसी चांस के एक फाइट का सामना करेगा और अपना एंड मिलेगा। रूम में न्यू और बाकी टेररिस्ट के साथ एक सबऑर्डिनेट ने न्यू को इन्फॉर्म किया कि इसाका रियो प्रोटैगनिस्ट के साथ, जिसने रियो ही को हराया और फीनिक्स पोशन लिया, बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गए हैं। नाउ पूछता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उन्हें क्या करना चाहिए। वो फिर कहता है कि चूंकि उन्हें डायरेक्टली सामना करना इम्पॉसिबल होगा, शायद एसोसिएशन से सपोर्ट का इंतजार कर रहा है। उस मोमेंट नू अपनी पावर इस्तेमाल करके 2 हॉस्टेजेस सैक्रिफाइस करता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि अगर गिम शो अप नहीं हुआ तो उन्हें बस उसे बाहर खींचना होगा। उसने ये भी अनाउंस किया कि गॉड्स के नाम पर फेस्टिवल शुरू होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो हॉस्टेजेस को और हार्म कर पाता, रूम अचानक पिच ब्लैक हो जाता है। उसके सबऑर्डिनेट्स सवाल करते हैं कि ये अभी क्यों हो रहा है, जबकि बॉम्ब काफी पहले डेटोनेट हो चुका था। पूरे अंधेरे में भी नो को नोटिस होता है कि पकड़े गए हॉस्टेजेस पलक झपकते ही गायब हो गए हैं, जिसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी मैजिकल चेन्स के साथ नो के पीछे प्रकट होता है। अपनी चेन्स इस्तेमाल करते हुए किम नो पर एक हिट लगाता है। जीत गया मानते हुए किम प्रीमैच्योरली सेलिब्रेट करता है, ये सोचते हुए कि उसने उसे कैप्चर कर लिया। लेकिन नो के सिर की फोल्ड से कई स्नेक्स काउंटर अटैक करने के लिए प्रकट होते हैं। ये स्नेक्स फायर एबिलिटीज से इम्ब्यूड अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैसिव एक्सप्लोजन कॉज करते हैं। एक्सप्लोजन के बावजूद प्रोटैगनिस्ट इसे इवेड करने में कामयाब होता है। सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए किम सोचता है कि यह किस तरह का मैग्नेस है अपने ही सिर के अंदर मॉन्स्टर्स छिपाना। हॉस्टेजेस के पास उनमें से एक पूछता है कि क्या वो प्लेयर किम है और क्या वो उन्हें बचाने आया है। टेरिफाइड हॉस्टेजेस हेल्प की भीख मांगते हैं, ये कहते हुए कि ये मॉन्स्टर्स कहीं से भी प्रकट हो गए। एक और हॉस्टेज प्रॉमिस करता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट उन्हें बचाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि किम उन्हें बताता है कि वे रास्ते में आ रहे हैं और उन्हें सेफ्टी के लिए अपनी चेन्स इस्तेमाल करके फ्लिंग कर देता है। तुरंत बाद विलेंस के कई मॉन्स्टर्स किम पर चार्ज करते हैं। वे एक पावरफुल हिट लगाते लगते हैं, लेकिन किम अनस्केव्ड निकल आता है। अपनी पहले कास्ट की गई मैजिक इस्तेमाल करते हुए किम मॉन्स्टर्स को जमीन पर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अपनी एबिलिटीज के साथ भी मॉन्स्टर्स मूव करने और काउंटर अटैक करने में कामयाब होते हैं, किम को शॉक छोड़ते हुए। जैसे मॉन्स्टर्स प्रोटैगनिस्ट की तरफ स्वॉर्म करते हैं, नो हंसता है और उसे नेव बुलाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके डेमोनिक पैक्ट से पैदा हुए क्रीचर्स उन मॉन्स्टर्स से पूरी तरह अलग है जिनका किम ने अब तक सामना किया है। अपने डीमन के साथ पैक्ट की बदौलत अब किम एक नई रियलिटी का सामना करेगा, जहां नई तरह की ताकत का प्ले होगा। नाउ के पास उसके बनाए सारे मॉन्स्टर्स पर टोटल कंट्रोल है। उसकी पावर उन्हें ऑर्डिनरी क्रीचर्स से कहीं ज्यादा रेजिस्टेंट और फार स्ट्रॉन्गर बनाती है। उसने यह भी रिमार्क किया कि सिर्फ इसलिए कि किम ने सिक्योरिटी हेड को हराया, उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह गॉड्स को चैलेंज कर सकता है। इसी बीच हॉस्टेजेस नोटिस करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो रहा है। एक हॉस्टेज रिमार्क करता है कि किम ने उनकी हेल्प की क्राइज को इग्नोर किया, जो चाहा वह किया, और फिर भी एक भी मॉन्स्टर नहीं हरा पाया। यह सुनकर
एक और हॉस्टेज किम का डिफेंड करता है, उसे ज्यादा ध्यान देने को कहते हुए। फाइट की तरफ पॉइंटिंग करते हुए वह एक्सप्लेन करता है कि प्रोटैगनिस्ट की वजह से मॉन्स्टर्स उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। इमेंस प्रेशर के तहत होने के बावजूद किम भागा नहीं था और उसने किसी भी मॉन्स्टर को हॉस्टेजेस के पास आने नहीं दिया था। यहां तक कि जो हॉस्टेजेस हवा में फेंके गए थे उन्हें भी फाइट से दूर एक सेफ लोकेशन तक इवैक्यूएट किया गया था। रूम में एंटर करता है टेररिस्ट लीडर को उसकी आइडेंटिटी और वो कब से वहां है ये सवाल करने पर मजबूर करते हुए। रूम में एंटर करते हुए जियोन वोंग प्रोटैगनिस्ट से डिले के लिए माफी मांगता है और डिक्लेयर करता है कि रियल फाइट शुरू होने वाली है। कुछ पल पहले किम ने ट्रेटर्स को हराने के बाद उसने जियोन वोंग को बताया था कि एस्कॉर्ट स्क्वाड असल में टेररिस्ट के साथ अलाइंड था। जियोन वोंग पूछता है कि क्या यह सब तब हुआ जब वो अभी भी बाहर था। किम जवाब देता है कि उसकी करंट कंसर्न्स कहीं और है। उसने एक्सप्लेन किया कि पोर्टल कंट्रोल रूम शायद मॉन्स्टर से इन्फेस्टेड है। अगर सिर्फ मॉन्स्टर्स होते तो ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, लेकिन मॉन्स्टर्स बस आइडली खड़े नहीं रहेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉस्टेजेस फाइट में फंस सकते हैं। इसी वजह से उसे जियान वोंग की पोर्टल मैनिपुलेशन एबिलिटी चाहिए थी। जियान वोंग हेजिटेट करता है, ये कहते हुए कि वो हेल्प करना चाहेगा, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट नहीं कर पा रहा, जिसने एसोसिएशन तक एक्सेस इम्पॉसिबल बना दिया। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट उसे अश्योर करता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बस एक चीज चाहिए, रूम के सारे मॉन्स्टर से छुटकारा पाना। वापस प्रेजेंट में जियान वोंग रूम में पोर्टल्स खोलता है, मॉन्स्टर्स को उनमें सक करते हुए। ये सीन देखते हुए नीरो विजिबली स्ट्रेस्ड हो जाता है और ये जानने की डिमांड करता है कि क्या चल रहा है। जीन वोंग रिफ्लेक्ट करता है कि ये प्लान कितनी इनसेन लगी थी जब उसने इसे पहली बार सुना, लेकिन अब उसे यकीन नहीं होता कि किम ने इसे काम करवा दिया। प्लान के सक्सीड होने के साथ जॉन वोंग को रियलाइज होता है कि सिर्फ टेररिस्ट्स बचे हैं और सोचता है कि विक्ट्री पहुंच के भीतर है। हालांकि किम उसका नाम चिल्लाता है, उसे बताते हुए कि यहां उसका रोल खत्म हो चुका है, उसे हॉस्टेजेस लेकर एरिया छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर जैन वोंग रिलक्टेंट दिखता है, ये कहते हुए कि वो रुकना और उसके साथ लड़ना चाहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इंसिस्ट करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसका ओपोनेंट अब एक एस रैंक प्लेयर है। यहां से आगे वो फाइट के दौरान किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जब जियान वोंग हॉस्टेजेस को इवैक्यूएट करता है, प्रोटैगनिस्ट और नेरो अपनी फाइनल बैटल की तैयारी करते हैं। बैटल नीरो के एक्सप्लोजिव स्नेक्स इस्तेमाल करके अटैक करने से शुरू होती है। हालांकि किम एक्सप्लोजन्स को इवेड करने में कामयाब होता है। अटैक्स डॉज करते हुए नीरो एरिया की रॉक्स को प्रोटैगनिस्ट पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। रिलेंटलेसली किम पर अटैक करते हुए नीरो पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि वो एस रैंक है। वो किम को मॉक करता है, ये सवाल करते हुए कि क्या उसके जैसा किड उसे रोक सकता है। नीरो फिर प्रोटैगनिस्ट पर एक फायर बेस्ड स्नेक अटैक लगाता है, उसे जमीन पर क्रैश करते हुए। इसके बाद नीरो डिक्लेयर करता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किम कितने मॉन्स्टर्स हराए या कितने हॉस्टेजेस बचाए। अगर वह नीरो को हरा नहीं पाया तो उसकी सारी एफर्ट्स वेन में गई होंगी। जब किम जमीन पर लेटा है, नीरो उसे गॉड के नाम को डिफाइल करने की सजा के तौर पर एक फिल्थी हेरेटिक बुलाता है। नीरो कहता है कि किम को अपनी लाइफ से इसकी कीमत चुकानी होगी और अपने बाकी मॉन्स्टर्स को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैसे अटैक उसे हिट करने वाला है, प्रोटैगनिस्ट हंसना शुरू करता है और पूछता है कि यह सारी चिल्लाहट किस बारे में है। अभी भी लेटा हुआ किम नीरो को बताता है कि वही वह है जो गॉड से मिलने वाला है। उस मोमेंट प्रोटैगनिस्ट वह सारी एनर्जी अनलीश करता है जो वह फाइट के दौरान सप्रेस कर रहा था। यह नीरो को पूरी तरह स्टन्ड छोड़ देता है, सोचते हुए कि क्या किम पूरे समय यह सारी पावर छिपा रहा था।
प्रोटैगनिस्ट पर हंसते हुए नीरो मानता है कि किम असल में एक फर्स्ट रेट सैक्रिफाइस हो सकता है, लेकिन वह जोड़ता है कि सिर्फ किम के पास ही ट्रिक्स नहीं है। किम को कॉफिंग नॉइजेस सुनाई देती है और वह आसपास देखता है नीरो के 3 हेंचमैन को बैड शेप में नोटिस करते हुए। एक एक करके तीनों डिसइंटीग्रेट होना शुरू करते हैं। नीरो अपने हेंचमैन की लाइव्स इस्तेमाल करके एक रिचुअल सैक्रिफाइस कंप्लीट करने के वर्ड्स रिसाइट करता है। नतीजे में एक ग्रीन ऑरा वाला एस रैंक स्केलेटल ड्रैगन मटीरियलाइज होता है। इसी बीच जियान वॉन्ग हॉस्टेजेस को जिंदा रखने के लिए बाकी हेंचमैन से लड़ रहा है। एक हेंचमैन पूछता है कि इन लोगों का क्या मामला है, जबकि दूसरा सजेस्ट करता है कि वे किसी अपर फ्लोर से एस्केप हुए होंगे। इस तरह आदमी ने कहा कि चूंकि वे ऊपर से एस्केप हुए हैं, उनकी लाइव्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इससे पहले कि वे हॉस्टेजेस को कोई हार्म कर पाए, उनकी लाइव्स नीरो के लिए सैक्रिफाइसेस के तौर पर ले ली गई। अभी भी लड़ते हुए किम ड्रैगन से बढ़ते प्रेशर में रहता है। मॉन्स्टर की पीठ पर राइडिंग करते हुए नीरो किम को बताता है कि ड्रैगन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं। सरवाइव करने के लिए डेस्परेट किम ने अपनी चेन को सीलिंग पर अटैच किया, बिल्डिंग के नेक्स्ट फ्लोर तक खुद को खींचने और एस्केप करने के लिए। उस मोमेंट वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर कहां से आया। हालांकि सोचने के लिए थोड़े समय के साथ मॉन्स्टर एक बार फिर उसके सामने प्रकट होता है। इससे पहले कि किम रिएक्ट कर पाता, ड्रैगन ने अपनी टेल से उसे स्ट्राइक किया, उसे उड़ाते हुए। इसी बीच नीरो प्रोटैगनिस्ट पर फ्रैंटिकली चिल्लाता है मरने के लिए। पल भर में किम ने ड्रैगन के खिलाफ एक पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन क्रीचर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इस फेल्ड अटेम्प्ट के साथ ड्रैगन ने अपनी ग्रीन फ्लेम्स अनलीश कर दी, एरिया को पूरी तरह ओब्लिटरेट करते हुए। ये ऑब्जर्व करते हुए नीरो रिमार्क करता है कि यह अनएक्सपेक्टेड था कि इतना पावरफुल अटैक लगने के बावजूद किम अभी भी सरवाइव करने में कामयाब रहा। उसी समय प्रोटैगनिस्ट अपनी चेन्स के साथ वॉल से चिपका रहता है, लेकिन वो एक डेवस्टेटेड स्टेट में था, पूरी तरह बैटर्ड। उस मोमेंट किम सोचता है कि मॉन्स्टर एब्सर्डली स्ट्रांग है। उसे यकीन नहीं होता कि वो मुश्किल से इसके अटैक को विथस्टैंड कर पाया, यहां तक कि प्रेडेशन की पूरी पावर इस्तेमाल करके भी। ये उसे क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है कि क्या ये सच में एस रैंक है। लेकिन ये देखते हुए कि ये कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, कोई तरीका नहीं था कि इसकी ओरल एबिलिटी अनस्केव्ड निकल सके। इस कंडीशन में भी प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि नीरो अपनी लिमिट के करीब है। इसके साथ अगर किम थोड़ा और परसिस्ट करे, वो सरवाइव कर सकता है। तुरंत बाद नीरो हंसना शुरू करता है और उसे एक फिल्थी अनबिलीवर बुलाता है। वो कहता है कि वो देख सकता है वो क्या था, क्योंकि एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन काम नहीं आया। तुम शायद समय के लिए स्टॉल करने की सोच रहे होगे। उसके शब्दों में ये एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। हालांकि नीरो उसे बताता है कि उसे पता होना चाहिए कि उसकी पेटी ट्रिक्स उसके खिलाफ काम नहीं करेंगी। इस साथ ही साथ नीरो अपने ड्रैगन के साथ हॉस्टेजेस की तरफ मूव करता है, उन सबको एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो बिल्डिंग पर स्ट्राइक करता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करते हुए। तुरंत बाद रीइंफोर्समेंट्स बिल्डिंग के ईस्टर्न पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तक उन्हें भेजने के लिए इमरजेंसी पोर्टल के साथ पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। उस मोमेंट एक वुमन कहती है कि उसका देश और न्यू कोरिया सिर्फ कनेक्टेड देश है, और यहां तक कि उसके जैसे प्लेयर के लिए भी उसे लगता है कि अभी पोर्टल में घुसना बहुत डेंजरस हो सकता है। ये सुन कर प्लेयर कहता है कि ये नॉनसेंस है, और वो उससे ये भी सोचने को कहता है कि बॉय इस मोमेंट कितने डेंजर में होगा। ये वुमन को थोड़ा थॉटफुल छोड़ देता है, और आदमी कहता है कि वे अभी ईस्टर्न पॉइंट में घुसेंगे और वे कुछ टेररिस्ट को हटाएंगे और अपने कंपेनियंस को रेस्क्यू करेंगे। पोर्टल के दूसरी तरफ ड्रैगन द्वारा अटैक्ड हॉस्टेजेस मिराक्युलसली अभी भी जिंदा हैं।
और उनके सामने ही प्रोटैगनिस्ट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है। हंसते हुए नीरो कहता है कि उसे पहले से उम्मीद थी कि प्रोटैगनिस्ट उन्हें प्रोटेक्ट करने का चॉइस करेगा, और उस केस में वो उसे बताता है कि उसे एशेज में जल जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को डायर स्ट्रेट्स में देखते हुए आदमी उसे उनकी चिंता ना करने को कहता है और पूछता है कि अगर वो आखिरकार अपनी लाइफ खो देता तो इससे क्या फायदा होता। आदमी के शब्द सुनकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो सही है, क्योंकि वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जीत नहीं सकता। नीरो को हराने का इकलौता तरीका है उसे उसकी लिमिट तक पुश करना, लेकिन फिर भी वो अभी भी हार नहीं मान सकता। इसे ध्यान में रखते हुए वो सोचता है कि वो सारे हॉस्टेजेस को कैसे बचा सकता है। सारे हॉस्टेजेस को बचाने का तरीका सोचते हुए उसे अचानक बैकग्राउंड में एक वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि वे अब और नहीं। ये शब्द सुनकर प्रोटैगनिस्ट अस्टॉनिशमेंट में अपने पीछे देखता है, लेकिन जमीन पर अपने गिरे साथी के अलावा कोई नहीं दिखता। फिर उसकी पावर को कुछ स्ट्रेंज होता है, जैसे उसकी प्रोटेक्शन की रैंक टेम्पररी एडजस्ट हो रही है। उसकी पावर रैंक ए तक बढ़ जाती है, फिर उसकी पावर्स अपनी लिमिट सरपास कर जाती है और उसका बॉडी प्रेडेशन पावर को अब हैंडल नहीं कर पाता। ये प्रोटैगनिस्ट को कंफ्यूज छोड़ देता है, सोचते हुए कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी सारी पावर्स टेम्पररीली बढ़ रही थी और उसकी प्रेडेशन पहले ही रैंक एस तक पहुंच चुकी थी, हालांकि ये हाल ही में रैंक ए थी। इतनी एनर्जी इस पावर एक्सप्लोजन से रिलीज होने के साथ पूरा सीन ऑमिनस बन जाता है, नीरो को सोचने पर मजबूर करते हुए कि क्या चल रहा है। जैसे प्रोटैगनिस्ट की पावर बढ़ती रहती है, उसका प्लेयर सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि प्रेडेशन डीएक्टिवेट नहीं की जा सकती। पेन में एगनाइजिंग लगते हुए वह सोचता है कि क्या प्रेडेशन कंट्रोल से बाहर हो गई है। कुछ पल पहले सुनी वॉइस के बारे में सोचते हुए वह सोचता है कि क्या किंग ने उसे ये पावर्स दी थीं। जैसे उसका बॉडी डिसइंटीग्रेट होता है, वह सोचता है कि यह रिडिक्युलस है और सवाल करता है कि क्या वह सच में इस तरह मरेगा, उसके लिए एक मीनिंगलेस डेथ। हर कीमत चुकाकर यहां तक पहुंचने के बाद उसके लिए इस तरह मर जाना नामुमकिन था। उसका शरीर डिसइंटीग्रेट होने लगा, लेकिन फिर भी वह फाइट करना चाहता था। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा और अब हिल भी नहीं पा रहा था। यह देखकर नीरो सोचने लगा कि क्या उसने जानबूझकर अपनी ही एबिलिटी पर से कंट्रोल खो दिया है। लेकिन तभी पूरे एरिया में एक भयानक एनर्जी फैलने लगी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी डरावनी एनर्जी आ कहां से रही है। नीरो के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि प्रोटैगनिस्ट अपनी एबिलिटी की पावर को संभाल नहीं पाया और अनकॉन्शियस हो गया। लेकिन फिर भी उसकी एबिलिटी बंद क्यों नहीं हुई, जबकि वह खुद अनकॉन्शियस था। नीरो गुस्से में बोला, एक गंदा अनबिलीवर ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर तू किसी गॉड का विरोध करने के लिए अपनी जान देना चाहता है तो मैं अपने ही हाथों से तुझे मारूंगा। इसके बाद वह अपने ड्रैगन के साथ प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट ऑफ पावर उसकी तरफ आया। उस अटैक में उसके ड्रैगन की एक लेग उड़ गई। नीरो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया और सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही पल बाद बूढ़े आदमी ने देखा कि प्रोटैगनिस्ट अब भी खड़ा है और बिल्डिंग के चारों ओर कई विशाल और फ्यूरियस मॉन्स्टर्स खड़े थे। ये देखकर किम टर्न हंस पड़ा। उसे याद आया कि यही आदमी खुद को गॉड कह रहा था। डरा हुआ नीरो पूछ बैठा, आखिर हो कौन? क्योंकि तुम अब वो प्रोटैगनिस्ट नहीं रहे। युवक शांत आवाज में बोला, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था। इसके बाद उसने अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल किया और सीधा नीरो और उसके ड्रैगन पर अटैक कर दिया। उसी पल प्रोटैगनिस्ट खुद को अपने सबकॉन्शियस के अंदर पाता है। इसके बाद वो भारी चेन से बंध जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या ये स्टोन स्किन है या फिर पैरालिसिस। तभी उसके ऊपर एक डिमोनिक एंटिटी प्रकट होती है।
भयंकर पीड़ा में किम ट्यून कहता है, ये मेरी एबिलिटीज हैं। यह सुनकर डीमन जोर से हंस पड़ता है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये पावर कभी तुम्हारी थी ही नहीं। जो भी तुम कंज्यूम करते हो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वह डीमन धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट अचानक बेड से नीचे गिर जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या यह सब सिर्फ एक ड्रीम था। फिर वह देखता है कि उसके शरीर पर कोई इंजरी नहीं है, यहां तक कि उसका राइट आर्म भी पूरी तरह ठीक था, जो कंजम्पशन की वजह से कोलैप्स हो गया था। कुछ देर बाद जिन कमरे में आता है। दोनों लंच करते हुए बात करने लगते हैं। जिन बताता है कि टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद एसोसिएशन और एल्केमिस्ट्स ने यह हाउस उसके लिए तैयार कराया है। वह यह भी बताता है कि रेओ हाई को अरेस्ट कर लिया गया है और इतने बड़े टेरर अटैक के बावजूद बहुत से लोग बच गए। साथ ही उसके रिलेटिव्स भी उससे मिलने आए थे। जिन आगे कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह हेल्दी है। वह सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि उसे माइनर्स की चिंता थी। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है कि गोल्डन एल्पिड से फाइट करते समय वह साफ तौर पर अनकॉन्शियस हो गया था। इसके बाद वह जिन से पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ था। नीरो को हराने के बाद एक सिविलियन पूछता है कि उस रहस्यमयी एंटिटी ने प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या किया था। किम टर्न अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वह आदमी तुरंत ब्लड खांसने लगता है। कुछ ही देर बाद डीमन मुस्कुराते हुए कहता है, फिलहाल मैं रिट्रीट कर रहा हूं। इतना कहकर लड़का बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद श्योंग जिन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। वे कंफर्म करते हैं कि सर्वाइवर्स जिंदा है। एक महिला बताती है कि सभी लोग अनकॉन्शियस थे, लेकिन किसी की जान को कोई खतरा नहीं था। हालांकि माइनर्स और गोल्डन एल्पिड दोनों मिसिंग थे। प्रोटैगनिस्ट को संभालते हुए वो आदमी सोचने लगता है कि आखिर यहां हुआ क्या था। बाद में श्योंग जिन बताता है कि सर्वाइवर्स को सिर्फ इतना याद है कि लड़का गोल्डन एल्पिड को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद की कोई बात किसी को याद नहीं, मानो किसी ने उनकी मेमोरीज में दखल दिया हो। वो आदमी खड़ा होकर कहता है कि शायद ये सब उन माइनर्स का काम है। कमरे से निकलते समय श्योंग जिन प्रोटैगनिस्ट से अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और वादा करता है कि अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मिली तो वो तुरंत उसे बताएगा। इसके बाद किम टून सोचने लगता है कि कंजम्पशन की वजह से पूरी तरह कोलैप्स हो जाने के बाद भी उसका आर्म दोबारा रीजेनरेट कैसे हो गया। उसे शक होता है कि शायद गोल्डन एल्पिड भी कंजम्पशन से प्रभावित हुआ होगा। तभी जिन वापस कमरे में आता है। वो बताता है कि उससे मिलने एक और विजिटर आया है और अगले ही पल लिमे फ्रूट्स की बास्केट लेकर कमरे में दाखिल होती है। वो बास्केट उठाकर प्रोटैगनिस्ट के खाने के पास रख देती है। वह फिर पूछती है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ठीक है, क्योंकि उसने सुना था कि वह घायल हो गया था और हाल ही के टेररिस्ट अटैक में उसने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। अपने ही रैंक के दो अपोनेंट्स का सामना करने के बाद लड़की थोड़ा इरिटेट हो जाती है। वह एक एप्पल को हाथ में ही क्रश कर देती है और कहती है कि प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा एरोगेंट होना चाहिए। किम डे यून पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? लिम आयु थोड़ा नर्वस होकर जवाब देती है कि वह सिर्फ एक सिक पर्सन से मिलने आई थी। फिर वह सोचने लगती है कि आखिर लड़के के आसपास ये इनक्रेडिबल ऑरा क्या था। उसी समय दरवाजे पर नॉक होता है। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि आखिर कौन आया होगा। कुछ ही देर बाद सुनुंग जिन अंदर आती है। यंग तुरंत पूछती है, तुम प्रोटैगनिस्ट के घर में क्या कर रही हो और तुम्हें उसके घर का पासवर्ड कैसे पता है? महिला जवाब देती है कि पासवर्ड उसे एसोसिएशन की तरफ से दिया गया था। इसके तुरंत बाद सिस जाकर प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लेती है,
लीमोंग हैरान होकर पूछती है, तुम क्या कर रही हो? यह क्राइम है, क्योंकि वो अभी माइनर है। किम तायून खुद को छुड़ाते हुए पूछता है, तुम यहां किस लिए आई हो? सिस मुस्कुराकर जवाब देती है कि वो भी सिर्फ एक सिक पर्सन से मिलने आई है और वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लाई है। फिर वो पूछती है कि क्या उसका टारगेट एशिया फ्रेंडली गेम्स है। वो कहती है कि ईस्टर्न पॉइंट में इतनी बड़ी अचीवमेंट के बावजूद वो अभी भी पब्लिक मेरिट रैंकिंग में 30वें स्थान पर है। टॉप 5 में पहुंचने के लिए उसे बहुत बड़ा स्कोर चाहिए। इसके बाद सिस कहती है, मैं तुम्हें वो डंजन दूंगी। उसी समय एक रहस्यमयी लोकेशन पर एक आदमी गोल्डन एल्पिट की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन उसका सबॉर्डिनेट जवाब देता है कि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। वो पूछता है कि क्या उन्हें बॉस को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन वो आदमी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पर्पस पहले ही पूरा हो चुका है और वो तो सिर्फ एक हायर्ड गन था। दूसरी ओर एक विशाल शिप एक छोटी बोट को घेर लेती है। कैप्टन चिल्लाकर कहता है, अपने वेपन्स नीचे रखो और तुरंत सरेंडर कर दो। लेकिन अगले ही पल वो रहस्यमयी आदमी पूरे शिप को डुबो देता है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, ये प्रोटैगनिस्ट वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। डेड एंड नाइट वॉकर के हेडक्वार्टर्स में लोग ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं कि किम ताइगुन इस रेड में हिस्सा ले रहा है। सिस कहती है कि चाहे वे लड़के को रेड राइट्स दे दे, लेकिन आइटम डिस्ट्रीब्यूशन और टीम कॉम्पोजिशन का फैसला वही लोग करेंगे। तभी प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसे जो गिफ्ट मिला था वो फायर टेम्पल का अनलॉक होना था। यही टेम्पल देश में खोजा गया दूसरा डबल डंजन स्कॉर्चिंग फ्लेम का एंट्रेंस था। रिग्रेशन से पहले नाइट वॉकर गिल्ड ने इस रेड को क्लियर तो कर लिया था, लेकिन उसकी लगभग पूरी टीम तबाह हो गई थी। इतने बड़े रिस्क की वजह से इस रेड को क्लियर करने पर ग्रोथ और पब्लिक मेरिट दोनों में बहुत बड़ा इंक्रीज मिलता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इतने सपोर्ट के साथ ऐसे डबल डंजन रेड में फेलियर नहीं होना चाहिए। करीब 300 मेंबर्स इस मिशन के लिए असाइन किए गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मिशन पर सिर्फ वही दोनों जा रहे थे। किम ताइगुन पूछता है, सिर्फ हम दोनों ही क्यों जा रहे हैं? महिला मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि यह एक डेट है। पोर्टल के अंदर प्रवेश करते ही लड़की हैरान रह जाती है। उनके सामने एक विशाल क्रेटर फैला हुआ था। वह कहती है कि इस जगह का वाइब किसी नॉर्मल डंजन जैसा बिल्कुल नहीं है। फिर वह प्रोटैगनिस्ट से पूछती है, क्या सारे डबल डंजन्स ऐसे ही होते हैं? किम ताइगुन जवाब देता है, कम से कम जिस अपोकलिप्टिक डंजन में मैं गया था वह तो ऐसा ही था। वह उसे सावधान रहने की वार्निंग देता है, क्योंकि यहां कहीं भी ट्रैप्स या मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। एक विशाल टेंटिकल क्रेटर के अंदर से निकलता है और यूए को पकड़कर नीचे खींच लेता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि वह जानता था कि इस दुनिया में ऐसी घटनाएं आम है। लेकिन जब वो क्रेटर के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि यूए पहले ही उस मॉन्स्टर को मार चुकी है जिसने उसे खींचा था। हालांकि क्रेटर के बॉटम पर अभी भी कई मॉन्स्टर्स मौजूद थे, लेकिन यूए बिल्कुल भी नहीं घबराती। वह सीधे उनकी तरफ चार्ज कर देती है और अपनी पावर से एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को आसान करके मार देती है। उसकी ताकत देखकर प्रोटैगनिस्ट भी हैरान रह जाता है। वह देखता है कि वह उन रैंक के मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर रही है। वह मन ही मन सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी स्किल्ड होगी। यह देखकर वह भी तय करता है कि अब उसे और ज्यादा सीरियस होकर लड़ना होगा। सभी क्रीचर्स को हराने के बाद लड़की राहत की सांस लेते हुए कहती है कि मिशन का पहला हिस्सा सफल रहा। किम तायून उन मॉन्स्टर्स के लेवल्स के बारे में सोचता है। वह काफी हाई लेवल के थे, लेकिन फिर भी यूए के लिए वह कोई बड़ी प्रॉब्लम साबित नहीं हुए। मॉन्स्टर को हराने के
तुरंत बाद महिला अपना वॉरियर्स रिंग प्रोटैगनिस्ट को देते हुए कहती है कि ऐसा करने से उसकी गिल्ड को भी फायदा होगा। वह आगे कहती है कि अगर वह उसकी गिल्ड ज्वाइन कर ले तो वह उसे इससे भी कहीं ज्यादा रेयर आइटम्स दे सकती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, जब हमें मॉन्स्टर्स का सामना करना ही था तो आपने ये आइटम पहले क्यों नहीं दिया? इसके बाद वह कहता है कि अब से उन्हें और भी सावधान रहना होगा क्योंकि वे इस जगह के असली डोमेन में पहुंच चुके हैं। उनके सामने एक विशाल एग खड़ा था। किम तायुन कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इसी एग के अंदर डंजन बॉस मौजूद है। वह लड़की को सुझाव देता है कि पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, लेकिन बिना एक पल की देर किए महिला सीधे आगे बढ़ती है और एक ही बार में उस एग को तोड़ देती है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ओआ यंग उसकी तरफ एक डरावनी नजर से देखती है, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वह कहती है कि उसकी ताकत देखकर लग रहा था कि ये मॉन्स्टर शायद लोअर रैंक का होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ एक अटैक में ही टूट जाएगा। अचानक टूटे हुए एग के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगती है। अंदर मौजूद मॉन्स्टर बोलता है, लगता है आज मेरे पास कुछ दिलचस्प मेहमान आए हैं। अगले ही पल वहां एक फीनिक्स प्रकट होता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास रीजेनरेशन की इतनी भयानक एबिलिटी थी कि उसे लगभग इमॉर्टल समझा जा सकता था। किम ताइगुन ये देखकर चौंक जाता है कि डंजन बॉस एक फीनिक्स है। वो तुरंत ओआ योंग को वार्निंग देता है, सावधान रहना, इस क्रीचर के पास माइंड कंट्रोल की एबिलिटी भी है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही महिला प्रोटैगनिस्ट पर हमला कर देती है, क्योंकि वह पहले ही फीनिक्स के माइंड कंट्रोल में आ चुकी थी। प्रोटैगनिस्ट उसके सभी अटैक्स को डॉज करता है और अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही बार बार कहता है, होश में आओ। इसके बाद महिला एक एनर्जी स्फीयर बनाकर प्रोटैगनिस्ट की तरफ फेंकती है। दूर बैठा फीनिक्स यह सब देखकर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, इंसान हमेशा इतने मूर्ख ही होते हैं। अचानक मैजिकल चेन्स प्रकट होती है और वे महिला को बांध देती है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत समझ जाता है कि नाइट वॉकर गिल्ड की पूरी स्क्वाड के खत्म होने के पीछे यही फीनिक्स था। इसके बाद वह महिला पर फिजिकल अटैक करता है, जिससे ओआ यंग बेहोश हो जाती है। किम डून कहता है कि उम्मीद है जब तक वह दोबारा जागेगी तब तक उसका माइंड कंट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद उसकी जरूरत ही न पड़े अगर वो उससे पहले फीनिक्स को मार दे। फीनिक्स हंसते हुए पूछता है, क्या तुम्हें मेरा खेल पसंद आया, इंसान? ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट गुस्से से भर जाता है। वो कहता है, अब मैं तुझे तेरे क्रिएटर से मिलवाऊंगा। इसके बाद वो बेहोश युआ योंग को अपनी पीठ पर बांध लेता है और फीनिक्स से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फीनिक्स उनका रास्ता रोकते हुए पूछता है, भागकर आखिर कहां जाओगे? प्रोटैगनिस्ट अपना डैगर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो वेपन सीधे उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। फीनिक्स मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं खुद फायर हूं। फिर वो कहता है, आखिर में एक साधारण ह्यूमन मुझे कभी नहीं हरा सकता। इतना कहकर फीनिक्स पूरी कैवर्न को तबाह करना शुरू कर देता है। किम तेयुन सोचता है कि एक साधारण फीनिक्स की रीजेनरेशन इतनी भयानक नहीं होती। इसके अलावा उसके पास जाइगेंटिफिकेशन भी है, यानी ये मॉन्स्टर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता। उसे शक होने लगता है कि ये शायद एक ग्रेट फीनिक्स है। ऐसे म्यूटेंट ऑर्गेनिजम्स जिनकी ताकत सामान्य मॉन्स्टर्स से कई गुना ज्यादा होती है। इसी वजह से
उन्हें ग्रेट का टाइटल दिया जाता है। किम टेयुन सोचता है कि अगर उसकी अंदाजा सही है तो वो प्रेडेशन इस्तेमाल किए बिना इस मॉन्स्टर को हराने का कोई चांस नहीं रखता। लेकिन पिछली बार जो हुआ था वह दोबारा भी हो सकता है, इसलिए वह प्रेडेशन का इस्तेमाल सिर्फ फाइनल ब्लो के लिए ही कर सकता है। फिर भी वह जानता है कि प्रेडेशन के बिना उसकी जीत लगभग नामुमकिन है। कुछ देर बाद युवा यंग होश में आ जाती है। वह पूछती है, यहां क्या हो रहा है? प्रोटैगनिस्ट तुरंत कहता है, ज्यादा मत हिलो। लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। महिला कहती है, इस बार मैं फीनिक्स के माइंड कंट्रोल में नहीं फंसूंगी। उसी समय फीनिक्स फिर से उन पर हमला करता है और गुस्से में कहता है, मेरे सामने होकर भी तुम दोनों का ध्यान कहीं और है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट महिला को चेन से आजाद कर देता है ताकि वे दोनों मिलकर फाइट कर सके। वह उसे वार्निंग देता है, इस बार फीनिक्स के माइंड कंट्रोल में मत फंसना। युवा यंग मुस्कुराकर कहती है, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। यह देखकर फीनिक्स और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वह कहता है, लगता है तुम दोनों अभी तक समझे नहीं कि मेरे सामने होकर भी तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं है। किम ताइगैन सबसे आगे बढ़ता है। पार्टी लीडर एबिलिटी एक्टिवेट होते ही पूरी पार्टी के स्टैट्स बढ़ जाते हैं। युवा योंग कहती है, अब समय आ गया है, और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करके फीनिक्स को डैमेज पहुंचाती है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि अगले ही पल लड़की अपनी अमेज़न स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। इस दुनिया में बर्जर्क नाम की एक अवस्था होती है जिसमें सभी एबिलिटीज के लिए माना का रिवर्स फ्लो शुरू हो जाता है। ज्यादातर लोग इस पावर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे शरीर को परमानेंट डैमेज हो सकता है। लेकिन युवा यंग इस पावर को कुछ समय तक पूरी तरह कंट्रोल कर सकती थी। इसके बाद वो अपना स्पीयर फीनिक्स की तरफ फेंकती है और उसकी रीजेनरेशन शुरू होने से पहले ही उसे घायल कर देती है। अगले ही पल युवा यंग सीधे फीनिक्स पर चार्ज करती है। पहले एक जोरदार पंच मारती है, फिर तुरंत एक किक से उस पर दूसरा अटैक कर देती है। लगातार हुए इन अटैक्स के बाद फीनिक्स जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन कुछ ही पल बाद लड़की भी एग्जॉस्शन की वजह से कोलैप्स हो जाती है। ये देखकर फीनिक्स मुस्कुराता है। वो कहता है कि अब वो लड़की की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मार डालेगा। लेकिन तभी मैजिकल चेन्स फिर से प्रकट हो जाती है और फीनिक्स को दोबारा जकड़ लेती है। किम टेयुन हैरानी से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि लड़की ने अपनी विनाशकारी पावर से फीनिक्स की रीजेनरेशन तक को दबा दिया। युवा यंग को अपनी बाहों में उठाते हुए वो कहता है, माफ करना, लेकिन इस मॉन्स्टर को फिनिश करके मुझे तुम्हारा प्राइड थोड़ा हर्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पोर्टल के बाहर सभी लोग परेशान थे क्योंकि दोनों को लौटने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपनी गिल्ड मास्टर की थी क्योंकि हर बैटल में वो हमेशा कोई ना कोई रेकलेस काम कर बैठती थी। कुछ ही देर बाद पोर्टल खुलता है और प्रोटैगनिस्ट युवा यंग को अपनी बाहों में उठाए हुए बाहर आता है। वो घोषणा करता है, टेम्पल ऑफ फायर क्लियर हो चुका है। इसके बाद इंटरनेट पर अफवाहें फैलने लगती है कि युवा यंग प्रोटैगनिस्ट को डेट कर रही है। ये सुनकर लड़की शर्म से लाल हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। फिर गुस्से में पूछती है, इतनी प्राइवेट रेड की खबर बाहर लीक कैसे हो गई? एक आदमी घबराकर कहता है, इसे सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल था। दूसरा आदमी तुरंत बोल पड़ता है, मैंने तो बस अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को ही बताया था। यह सुनते ही लड़की डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, लगता है एकरशा, अब तुम सब एक साथ मरोगे। कुछ समय बाद उसका बॉस कमरे में आता है। वो कहता है कि उसने सुना है उसने बर्जर्क एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब तक लड़की पूरे कमरे के साथ
उन सभी आदमियों की भी हालत खराब कर चुकी थी। कुछ देर बाद चलते हुए उआ यंग बताती है कि उसने बर्जर्क स्टेट को कंट्रोल करने की खास ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उसे सिर्फ 1 मिनट तक इस्तेमाल करना उसके लिए आसान था। वो आदमी पूछता है, क्या तुम किम टे हायन की असली कैपेबिलिटी समझ गई? लड़की जवाब देती है, मेरे बेहोश होने के बाद उसमें अकेले ग्रेट फीनिक्स से फाइट की, बस यही सब कुछ साबित कर देता है। वो आगे कहती है, लगता है वो अब अबिसल डेप्थ्स की तरफ बढ़ चुका है। यह सुनकर वो आदमी उसकी इतनी तेज ग्रोथ देखकर हैरान रह जाता है। उआ यंग कहती है, मैं एक बात समझ नहीं पाती। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक लेवल पर पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किम टे हायान, उसके अंदर रुकने का नाम ही नहीं है। वह और आगे बढ़ने के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर रहा है। फिर वह सोचते हुए पूछती है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे इतनी बेतहाशा स्ट्रांग बनने के लिए मजबूर कर रही है? वह आदमी जवाब देता है, मुझे लगता है वह अपने कंट्री से बहुत प्यार करता है। मॉन्स्टर्स हर जगह मौजूद है, इसलिए वह चाहता है कि उसका कंट्री लगातार स्ट्रांग और प्रॉस्पर करे। लेकिन युआ यंग तुरंत कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी समय अबिसल डेप्थ्स के किसी हिस्से में 2 लोग लाशों के ढेर के बीच सिंहासनों पर बैठे थे। सिंहासन पर बैठा आदमी दूसरे से कहता है, अब हम आपस में जुड़ चुके हैं। वह कोई और नहीं बल्कि आर्क ड्यूक ऑफ द अबिस था। उसके सामने घुटनों के बल बैठा व्यक्ति धन्यवाद देता है और कहता है, अब मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। प्रोटैगनिस्ट अबिसल पोर्टल में प्रवेश करते हुए कहता है, रिग्रेशन के बाद पहली बार मैं अबिस में वापस आया हूं। अंदर पहुंचते ही एक आदमी उसका स्वागत करता है। वो अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्लेयर्स का मेंबर हूं और अबिसल डेप्थ्स डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर पॉल बेकर। इसके बाद वो कहता है, रिकॉर्ड्स के अनुसार ये तुम्हारी अबिस में पहली एंट्री है। प्रोटैगनिस्ट उसकी बात की पुष्टि करता है। पॉल बेकर समझाता है कि उसे कुछ प्लेयर्स को गाइड या मर्सनरी के रूप में हायर करना होगा। वो बताता है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्लेयर्स ने अलग अलग प्लेयर जोन्स बनाए हैं, जो अबिस के हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप्स और सेफ एरियाज की तरह काम करते हैं, ताकि प्लेयर्स आसानी से एक्सप्लोरेशन कर सके। लेकिन अबिसल डेप्थ्स बेहद खतरनाक है, क्योंकि वहां किसी भी समय मॉन्स्टर्स एम्बश कर सकते हैं। इसलिए वो सलाह देता है कि प्रोटैगनिस्ट कुछ प्लेयर्स को अपने साथ हायर कर ले। लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांत स्वर में कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके तुरंत बाद जमीन के पीछे से एक विशाल वर्म मॉन्स्टर निकल आता है, लेकिन किम ताइह्यून एक ही पल में उसे खत्म कर देता है और पाओलो को भरोसा दिलाता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस थोड़ी सी स्ट्रोल पर निकला है। इसके बाद वो राहत की सांस लेता है, क्योंकि आसपास कोई और मौजूद नहीं था। फायर टेंपल में ग्रेट फीनिक्स को हराने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने 200 मैजिकल पावर की शर्त पूरी कर ली थी, जो डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी थी। लेकिन अब यह एबिलिटी बदल चुकी थी। अब यह मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के बजाय पोर्टल बना सकती थी। लड़का सोचता है कि शायद ये भी प्रेडेशन का ही असर है। वो सोचता है कि दर्जनों कमजोर मॉन्स्टर्स को साथ रखने से बेहतर है कि उसके पास एक बेहद शक्तिशाली क्रीचर हो। इसीलिए वो एम्प्लीफाइंग स्टोन का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी ताकत कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है और एक गेट बनना शुरू हो जाता है। किम ताइह्यून उस गेट के अंदर प्रवेश करता है और दूसरी तरफ एक विशाल कासल देखता है। उसे देखकर वो सोचने लगता है कि उसने एबिस में इस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना, और वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो पहुंचा कहाँ है। तभी उसके पीछे 3 डीमंस प्रकट होते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, जिससे एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट
फिर भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उसके डैगर को देखकर डीमंस कहते हैं कि ये एक बेहद खतरनाक हथियार है। किम ताह्यून समझ जाता है कि ये सक्यूबाई है। वो भी ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो इल्यूजन, ब्रेन वॉशिंग और मेंटल अटैक के जरिए पुरुषों की ऊर्जा चूस लेते हैं। किम ताह्यून उन डीमंस की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि अगर वे कॉन्ट्रैक्ट टारगेट हुए तो वह उन्हें अपने अधीन कर सकता है। लेकिन सक्यूबाई बड़ी आसानी से उसके सभी हमलों से बच जाती है। वे कहती है कि उसे टेम करना आसान नहीं होगा, इसलिए वे अपनी एक खास एबिलिटी का इस्तेमाल उस पर करती है। लड़का बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। एक सक्यूबस हंसते हुए कहती है कि कोई भी आदमी उसकी माइंड कंट्रोल एबिलिटी का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल किम ताह्यून उसका सिर पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। बाकी डीमंस ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट उनकी तरफ उंगली करके आदेश देता है, अपने सिर झुका दो, और सभी सक्यूबाई मजबूर होकर उसके सामने सिर झुका देती है। उनमें से एक डीमन हैरानी से पूछती है कि आखिर एक इंसान उसकी माइंड कंट्रोल से कैसे बच गया। किम ताह्यून जवाब देता है, मॉन्स्टर्स में दिलचस्पी लेना ही असामान्य बात है। इसके बाद वह कहता है कि वे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। किसी मॉन्स्टर समनिंग कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो में से एक शर्त पूरी करनी पड़ती है। या तो मॉन्स्टर को उसकी मनचाही चीज दो, या फिर उसे जबरदस्ती अपने अधीन कर लो। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इससे वो कुछ मॉन्स्टर्स को कमांड कर पाएगा, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट का असली लक्ष्य ये सक्यूबाई नहीं है। ये जानकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। अचानक उसके पीछे और भी कई सक्यूबाई प्रकट हो जाती है। वे कहती है कि ये इंसान उनकी क्वीन के लिए एक शानदार तोहफा साबित होगा। उधर कैसल के अंदर कई लाशें कांटेदार बेलों से लटकी हुई थी। क्वीन की एक मेड आकर उसे सूचना देती है कि एक इंसान कैसल के अंदर घुस आया है। ये सुनकर क्वीन मुस्कुराती है और कहती है, लगता है आज मेरा अच्छा मनोरंजन होने वाला है। उसी समय कैसल के अंदर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। कई सक्यूबाई मिलकर प्रोटैगनिस्ट का पीछा कर रही थी। वे इसे घेरकर अपने आकर्षण में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल लड़का अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। वो उनकी स्पेल को पूरी तरह काउंटर कर देता है और सभी सक्यूबाई को हरा देता है। ये सब देखकर वो निष्कर्ष निकालता है कि अगर सक्यूबाई ही कॉन्ट्रैक्ट टारगेट नहीं है तो सिर्फ एक ही संभावना बचती है। जरूर कोई ऐसा मॉन्स्टर मौजूद है जो इन सभी सक्यूबाई को कंट्रोल कर रहा है, और वो शायद उनकी क्वीन है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक मेड से होती है। वो पूछती है, क्या तुम ही वो घुसपैठिए हो? फिर वो कहती है, आगे बढ़ो, क्वीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ समय बाद किम ताह्यून उस कमरे में पहुंच जाता है। क्वीन उसका स्वागत करती है और अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह सभी सक्यूबाई की मां रोज़ारिया है। फिर वह बताती है कि वही डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट का असली टारगेट है और अब वह उसके साथ समनिंग पैक्ट बना सकता है। एक बार फिर वह अपना नाम रोज़ारिया बताती है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि पहली बार उसने किसी मॉन्स्टर को इंसानों की भाषा बोलते हुए सुना था। रोज़ारिया मुस्कुराकर कहती है कि इसमें हैरान होने जैसी कोई बात नहीं है। वह बताती है कि वह कभी एक इंसान थी, इसी वजह से वह उसकी भाषा समझती और बोल सकती है। उसके बात करने का तरीका देखकर प्रोटैगनिस्ट और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वह किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद रोज़ारिया उससे पूछती है कि वह उसके कैसल में किस वजह से आया है। फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, या फिर क्या तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने यहां आए हो? लेकिन किम जवाब देता है कि वो इनमें से किसी भी वजह से यहां नहीं आया, बल्कि वो उसके साथ एक समनिंग पैक्ट
बनाना चाहता है। लड़के की बात सुनते ही रोजारिया जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि ऐसा करना उसके लिए कभी संभव नहीं होगा, और अगर उसे कोई भ्रम पालना ही है तो कम से कम उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। कुछ ही देर बाद सक्यूबस अचानक प्रोटैगनिस्ट पर हमला कर देती है। किम तुरंत कहता है कि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसी पल वह अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है और किसी तरह उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर वह कहता है कि यह लड़ाई उसे अपनी ही ताकत से लड़नी होगी। एक बार फिर सक्यूबस उस पर हमला करती है, लेकिन इस बार किम उसके हर अटैक को डॉज कर देता है। इतना ही नहीं, वो तुरंत काउंटर अटैक भी कर देता है। अगले ही पल वो छलांग लगाकर क्वीन पर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी उसकी मैजिकल चेन्स अचानक टूट जाती है। यह देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। रोजारिया मुस्कुराने लगती है और कहती है कि यह सब उसके लिए काफी मनोरंजक था। इसके तुरंत बाद वो अपनी उंगलियां चटकाती है और तभी कुछ बेहद अजीब होना शुरू हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी अंतहीन एबिस में गिर रहा हो। सी समय उसके ऊपर कुछ बिल्डिंग्स दिखाई देने लगती है। किम हैरान होकर सोचता है कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी अपने इक्विपमेंट पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सेंट्रल स्पेस ही बदल गया हो। हालात को देखकर किम समझ जाता है कि ये जरूर कोई इल्यूजन है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि आखिर वो इसमें फंसा कब। उधर क्वीन ठंडी निगाहों से ये सब देख रही थी। वो कहती है कि किम शुरू से ही उसके हिप्नोसिस में था और इसी वजह से वो हमेशा उसके कंट्रोल में रहा। दूसरी तरफ किम अब भी उस भ्रम के अंदर पानी में भटक रहा था। वो सोचता है कि उसे किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना होगा। तभी अचानक उसके सामने का दृश्य बदल जाता है। चारों ओर देखकर प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है। कुछ दूर उसे अपना ही बचपन वाला रूप दिखाई देता है। छोटा किम बड़ी उत्सुकता से कह रहा था कि वो भी अवेकन होना चाहता है। ये देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी मां मुस्कुराते हुए कहती है, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम हमेशा खुश और स्वस्थ रहो। इन यादों को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सचमुच उसके माता पिता हमेशा ऐसे ही थे। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि वो हाई रैंक हंटर बने या अपने गरीब परिवार का सहारा बने। वे हमेशा सिर्फ उसकी खुशी चाहते थे। यह सब देखकर प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक उनकी कार आग की लपटों में घिर जाती है और देखते ही देखते उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। किम बस चुपचाप यह सब देखता रह जाता है। उसके दर्दनाक अतीत की अनगिनत यादें एक एक करके उसके सामने आने लगती है। ये यादें हमेशा से उसका पीछा करती रही थी। वह सोचता है कि वो अवेकन नहीं हो पाया क्योंकि वो कभी पर्याप्त मजबूत नहीं था और अपनी जिंदगी में हर दिन आने वाली मुसीबतों का सामना भी नहीं कर पाया। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक एक और बात थी। वो दूसरों की मदद नहीं कर सका, बल्कि जो लोग उसकी मदद करने आए उन्हें भी अपनी बदकिस्मती में घसीट लिया। उसके माता पिता सच में उसकी खुशी चाहते थे, लेकिन खुश रहने के लिए उसे और ज्यादा ताकतवर बनना जरूरी था। तभी सीन वापस प्रेजेंट में लौट आता है। उसी समय सिस्टम उसे अलर्ट देता है कि एक एबिलिटी डिटेक्ट हुई है। इसके साथ ही क्वीन का हिप्नोसिस कंफर्म हो जाता है। किम तुरंत उस रहस्यमयी पावर की मदद से उसका विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उसके स्टैट्स काफी कम हो जाते हैं। अब वो अपनी चेन एबिलिटी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, उसकी बाकी सभी एबिलिटीज भी ब्लॉक हो चुकी थीं।
लेकिन अभी भी उसके पास एक एबिलिटी बची हुई थी, प्रिडेशन। अगले ही पल किम उसे एक्टिवेट कर देता है और उसकी सारी दर्दनाक यादें धीरे धीरे गायब होने लगती है। ये देखकर क्वीन हैरान रह जाती है। वो कहती है कि ये सच में आश्चर्यजनक है। इतना सब देखने के बाद भी वो अभी तक जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी यादों में कुछ बातें बिल्कुल सही नहीं लग रही। कुछ मेमोरीज में किम अपनी वर्तमान उम्र से कहीं बड़ा दिखाई देता है, जबकि कुछ मेमोरीज ऐसे परिणाम दिखा रही थीं जो इस टाइमलाइन से बिल्कुल अलग थे। इसी वजह से क्वीन समझ जाती है कि ये लड़का कई बड़े सीक्रेट्स छिपाए हुए है और अब वो उन सभी सीक्रेट्स को जानना चाहती है। तभी वो घायल किम को देखती है, जो अचानक हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल क्वीन का चेहरा बदल जाता है। पूरे इलाके में एक तेज रोशनी फैलने लगती है और उस रोशनी के बीच एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट होता है। उसे देखते ही क्वीन मन ही मन सोचती है कि क्या यही किंग है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ ही सेकंड में बिखर जाता है। क्वीन के पीछे खड़ा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो किसी और की मेमोरीज में झांक रही थी और इसीलिए उसका ये शौक काफी खतरनाक था। इसके बाद वो एक बार फिर कहता है, मेरे साथ समनिंग पैक्ट स्वीकार कर लो। ये देखकर क्वीन पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि किम किसी तरह उसके इल्यूजन से बाहर निकल आया था। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि वो पहले की तरह अब भी उतना ही मूर्ख है। क्वीन मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस छोटे से टॉय के सहारे तुम मुझे मार सकते हो? किम शांत होकर जवाब देता है, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। क्वीन कहती है कि शायद वो सिर्फ ब्लफ कर रहा है। उसी पल वो बिजली की तेजी से प्रोटैगनिस्ट को पकड़ लेती है। फिर वो कहती है, मैं तुम्हारा पैक्ट स्वीकार करती हूं। इतना कहकर वो किम की गर्दन पर काट लेती है। उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आता है। उसमें लिखा होता है कि पैक्ट की सभी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, इसीलिए समनिंग पैक्ट सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। इसके अलावा उसकी स्किल रैंक भी एडजस्ट कर दी गई है और एक नई एबिलिटी हिप्नोसिस भी रजिस्टर हो चुकी है। कुछ ही देर बाद किम बेहोश होकर गिर जाता है। क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छी नींद सोना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। समय बीत जाता है। जब किम की आंख खुलती है तो कोई उसे आवाज दे रहा होता है। वो आदमी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो। किम पूछता है कि वो आखिर कहाँ है। पाउलो जवाब देता है कि वो प्लेयर जोन में है और पेट्रोल के दौरान उसे किम बेहोश मिला था। ये सुनकर किम समझ जाता है कि रोजारिया ही उसे यहां छोड़कर गई होगी। इसके बाद वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है। वहां उसे नई एबिलिटी हिप्नोसिस दिखाई देती है। फिर वो अपने सभी स्टैटिस्टिक्स को ध्यान से चेक करने लगता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका अंदाजा सही था। यह कोई सपना नहीं था। उसे सच में नई एबिलिटी हिप्नोसिस मिल चुकी थी और अब सक्यूबस समनिंग की मदद से वह पूरे एक देश की ताकत वाले दुश्मनों का भी सामना कर सकता था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, आखिर रोजारिया ने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया? इतना ही नहीं, अलविदा कहते समय उसने गुड नाइट भी कहा था, जिससे साफ था कि वह किंग के बारे में भी जानती है। थोड़ी देर बाद पाउलो फिर किम को आवाज देता है। वह पूछता है कि अब उसका आगे क्या प्लान है और सुझाव देता है कि अगर चाहे तो किसी प्लेयर को गाइड के रूप में हायर कर सकता है। किम उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसका काम फिलहाल पूरा हो चुका है। अब वह थोड़ा आराम करेगा और फिर अपने घर लौट जाएगा। सीन बदलकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। एक लड़की हॉस्पिटल से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। अभी कोई उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की बधाई देता है।
और पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसने तो कुछ लोगों की अच्छी तरह पिटाई भी कर दी। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि उससे भी ज्यादा जरूरी एक खबर है जो शायद उसकी दिलचस्पी बढ़ा दे। वह बताता है कि प्रोटैगनिस्ट अबिसल डेप्थ से वापस लौट आया है। ये सुनकर लड़की चौंक जाती है। वो कहती है कि वो तो बहुत जल्दी वापस आ गया। आदमी जवाब देता है कि अबिसल डेप्थ्स को यूं ही रैंक एस टॉम नहीं कहा जाता। लेकिन उसकी वापसी सबसे बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि वहां उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसका नाम खान है और जो 4 ग्रेट गिल्ड्स में से एक का लीडर है। इसके बाद सीन बदल जाता है। अब प्रोटैगनिस्ट सीधे उस आदमी के सामने खड़ा था। वो आदमी पूछता है, क्या तुम्हारा नाम किम है? अगर हां तो मेरे साथ डुअल करो। उसे देखते ही प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसे पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि यही 4 ग्रेट गिल्ड्स में से एक का लीडर है और न्यू कोरिया का सबसे बेहतरीन टैंक भी। साथ ही वो बेहद ताकतवर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। अगले ही पल खान सीधे किम की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी एक महिला तेजी से वहां पहुंचती है। वो गुस्से में खान से पूछती है, आप आखिर कर क्या रहे हैं? तो आपको इस जगह से बैन भी किया जा सकता है। फिर वो कहती है कि जो हुआ है उसके लिए आपको माफी मांगने का तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद वो अपना परिचय देती है। वो बताती है कि वो खान की सेक्रेटरी है। वो मानती है कि उनके गिल्ड मास्टर का लोगों को रिक्रूट करने का तरीका थोड़ा जबरदस्ती वाला है, लेकिन इस बार वे आधिकारिक तौर पर प्रोटैगनिस्ट को रिक्रूट करने आए हैं। अगर किम उनके गिल्ड में शामिल होने की इच्छा जताता है तो ड्यूएल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किम सीधा सवाल करता है, क्या आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं? सेक्रेटरी बिना झिझक जवाब देती है, हां, ये सच है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बुरा प्रस्ताव नहीं है। जहां तक उसे जानकारी है, किम जल्द ही एशियन एग्जीबिशन गेम्स में हिस्सा लेने वाला है और 4 ग्रेट गिल्ड्स में उनका गिल्ड अबिस एक्सप्लोरेशन में सबसे ज्यादा माहिर है। इसी वजह से वे किम को सबसे बेहतरीन सपोर्ट दे सकते हैं। इस तरह किम उन सभी मेरिट पॉइंट्स की भरपाई कर सकता था जो उसके पास कम थे। ये ऑफर सुनकर किम कुछ देर तक चुप रहता है। थोड़ी देर बाद कैंग कहता है कि अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर किम सिर्फ बातों से प्रभावित होने वाला इंसान होता तो वे बहुत पहले ही उनका ऑफर स्वीकार कर चुका होता। लेकिन किम जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने सच में अपना फैसला बदल लिया है। यह सुनकर कैंग पूछता है, क्या तुम सच में मेरे गिल्ड में शामिल होने वाले हो? लेकिन प्रोटैगनिस्ट तुरंत पूछता है, तुम आखिर कैसी बकवास कर रहे हो? वो कहता है कि अगर सब कुछ उसकी शर्तों पर होगा तो कैंग को पहले उसे हराना पड़ेगा, तभी वो उनके ग्रुप में शामिल होगा। किम की ये बात सुनकर कैंग के चेहरे पर जोश भरी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद सीन बदलकर एक बड़े अरीना में पहुंच जाता है, जहां कई रिपोर्टर्स प्रोटैगनिस्ट का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। वे लगातार पूछ रहे थे, आखिर तुमने कैंग के साथ ड्यूअल क्यों स्वीकार किया? इतने सारे सवाल सुनकर किम चुप ही रहता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये सब कितना परेशान करने वाला है। तभी एक अनजान लड़की उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि उसे किम से कुछ जरूरी बात करनी है। किम उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, काफी समय हो गया, शायद आखिरी बार हम प्लेयर टेस्ट के दौरान मिले थे। लड़की जवाब देती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर वो खुद भी हैरान रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रोटैगनिस्ट उसे अब तक याद रखेगा। किम उसका हाथ छोड़ देता है, फिर कहता है कि उसके सारे सवालों के जवाब बाद में मिल जाएंगे, क्योंकि कैंग के साथ होने वाले ड्यूअल की वजह से उसके पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। इतना कहकर वह उसे अलविदा कहता है।
और सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ जाता है। ऊपर पहुंचते ही उसका सामना अपने ओपोनेंट से होता है। वहां कैंग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। किम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब असली बैटल शुरू होने वाली थी। अनाउंसर मैच के रूल्स बताना शुरू करता है। वह कहता है कि इस ड्यूल में जीतने की शर्त सिर्फ एक है। जो अपने ओपोनेंट को घुटनों पर झुका देगा वही विजेता कहलाएगा। बैटल शुरू होने से पहले कैंग कहता है कि वह किम की असली ताकत को परखना चाहता है, और अगले ही पल मैच शुरू होने का सिग्नल दे दिया जाता है। उसी समय किम अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। वह सोचता है कि अब नाइट स्पिरिट की पूरी पावर के साथ वह एक ही अटैक में एस क्लास मॉन्स्टर तक को खत्म कर सकता है, और कैंग जैसा इंसान भी इतनी तेजी से उसके सामने टिक नहीं पाएगा। किम का अटैक देखकर कैंग मुस्कुराता है। वह कहता है, बुरा नहीं है, लेकिन मुझे हराने के लिए अभी भी काफी नहीं है। इतना कहते ही वो पलक झपकते ही किम के पीछे पहुंच जाता है और उस पर जोरदार हमला कर देता है। लेकिन किम किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेता है। हालांकि कैंग उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देता। वो तुरंत दोबारा हमला करता है और एक और पंच किम की तरफ फेंक देता है। इस बार भी प्रोटैगनिस्ट अटैक को रोक लेता है, लेकिन कैंग फिर भी नहीं रुकता। वो लगातार हमला करता रहता है और अगली ही सेकंड किम के चेहरे पर एक जोरदार किक मार देता है। यह देखकर कैंग काफी खुश होता है। वो कहता है, तुम भागने में काफी अच्छे हो। लगता है आज तुम्हारी यही स्किन और बेहतर हो जाएगी। फिर वो पूछता है, आखिर इस तरह लड़कर जीतने का इरादा कैसे है? किम शांत स्वर में जवाब देता है, अगर तुम्हारे पास कोई छिपा हुआ बीस्ट नहीं है तो मुझे घुटनों पर झुकाना आसान नहीं होगा। कैंग हंसते हुए कहता है, हारने की स्थिति में भी तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती। सच कहूं तो अब तुम मेरा धैर्य खत्म कर रहे हो। यह देखकर पूरा क्राउड उत्साहित हो उठता है, क्योंकि कैंग अब अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करने वाला था। यह उसका सबसे ताकतवर अटैक था और आज तक लगभग कोई भी इससे झेल नहीं पाया था। उधर ऊपर बैठी वही लड़की पूरी फाइट देख रही थी। वह कहती है कि उसे खुशी है कि वो यह बैटल अपनी आंखों से देख पा रही है। उसके पास खड़ा आदमी कहता है, अगर प्रोटैगनिस्ट हार गया तो उसे कैंग के गिल्ड में शामिल होना ही पड़ेगा। लड़की सिर हिलाकर कहती है, हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वह जोड़ती है, शायद मुझे यह ड्यूल होने से पहले ही रोक देना चाहिए था, क्योंकि कैंग की एबिलिटी ब्लेसिंग ऑफ एनिमल्स बहुत खतरनाक है। वह आदमी समझाता है कि यह एबिलिटी अलग अलग जानवरों की ताकत की नकल कर सकती है और बैटल में अविश्वसनीय पावर दिखाती है। प्रोटैगनिस्ट के लिए कैंग को हराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन लड़की उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तक उसने किम की जितनी ताकत देखी है वो कैंग के बराबर है। उसी समय कैंग का फाइनल अटैक सीधा किम की तरफ बढ़ता है। पूरा क्राउड दोनों के अटैक के टकराने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कैंग एक ही पल में हार चुका था।